हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, इस बार बोर्ड की ताबड़तोड़ तैयारी के अंदर आपके लिए मैं लेकर आया हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स से टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये वो बारूद लेवल के एमसीक्यूज हैं जिनको करने के बाद पूरी बुक के ऊपर कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा। चैप्टर वाइज चलेंगे और आपको जान के खुशी होगी, जो ये टॉप 100 एमसीक्यूज है ना, ये बहुत सारे पीवाईक्यूज भी हैं, प्लस ये गवर्नमेंट का जो स्टडी मटेरियल आता है ना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उठा रखे हैं। तो भाई वो सपोर्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल सरकारी उठाया हुआ है और वहां से एक्सपेक्टेड होते हैं कि हाँ भाई फाइनल पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चैप्टर वाइज चलते रहेंगे, एमसीक्यूज कवर करेंगे और बीच बीच में आपको सिर्फ एमसीक्यूज नहीं, ट्रू फॉल्स वाले वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो एक वेरिएशन आ जाएगी, वैरायटी आ जाएगी। और ये जब वीडियो आप कंप्लीट देख लोगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आहा मैक्रो इकोनॉमिक्स में मुझे बहुत कुछ आता है। फिर इसके बाद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के टॉप 100 एमसीक्यूज कर लोगे तो उस बुक के ऊपर भी कमांड आ जाएगी आपकी। तो मैं आपको बताऊंगा, चैप्टर वाइज चलेंगे। स्टार्टिंग में नेशनल इनकम को पकड़ेंगे, नेशनल इनकम के 20-22 न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स कह रहा हूं एमसीक्यूज करेंगे। और फिर ऐसे ही आगे मनी बैंकिंग, एडीएएस, सरकारी बजट और बीओपी ऐसे बढ़ते रहेंगे और एंड कर देंगे 100 क्वेश्चन करके। तो पूरा साथ बने रहना है। ये वीडियो देखकर आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा, समझ रहे हो। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट गुड्स। बोल रहा है कि नीचे 4 एग्जांपल दिए हुए हैं, उनमें से कौन सी इंटरमीडिएट गुड्स है। अब एक बार कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, किसी भी कॉमोडिटी के ऊपर लिखा नहीं होता कि वो इंटरमीडिएट है या फाइनल है। भाई इस्तेमाल से पता लगता है। अगर कोई भी चीज हाउस होल्ड ने खरीदी है, हाउस होल्ड मतलब आप, मैं, यानी स्टूडेंट हो सकता है, कोई पैसेंजर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, दोस्त हो सकता है, सब हाउस होल्ड है। कोई भी चीज हाउस होल्ड ने खरीदी है तो वो फाइनल मानी जाएगी, चाहे किसी भी यूज के लिए खरीदी हो, मैटर ही नहीं करता। ये बात दिमाग में क्लियर कर लेना। तो कभी भी क्वेश्चन आए, बस फेयर पेड बाय पैसेंजर, पैसेंजर ने बस का किराया दिया, फाइनल एक्सपेंडिचर है। जो खर्चा फाइनल गुड्स के ऊपर किया जाता है वो फाइनल एक्सपेंडिचर है। फी पेड बाय अ स्टूडेंट, स्कूल फी पे की है स्टूडेंट ने, तो स्टूडेंट ने भी जो खर्चा किया है वो सब फाइनल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज हाउस होल्ड करेगा वो सब फाइनल है। लेकिन जब फर्म पैसे खर्च करेगी, फर्म कोई सामान खरीदेगी, तो 2 बातें होंगी। अगर फर्म ने वो सामान अपने लिए खरीदा है ना, खुद के लिए, जैसे फर्म कुछ मशीन परचेज कर लेती है, फर्नीचर परचेज कर लेती है ऑफिस सेटअप के लिए, तो जो चीजें फर्म अपने लिए खरीदेगी वो चीजें भी फाइनल होंगी। सिर्फ इंटरमीडिएट चीजें वो होती हैं जो फर्म खरीदती है, हाउस होल्ड नहीं खरीदता, लेकिन फर्म अपने लिए नहीं खरीदती। या तो उन सभी गुड्स को फर्म रीसेल कर देगी। रीसेल कैसे? जैसे मोबाइल डीलर करता है। एक मोबाइल डीलर खुद मोबाइल फोन थोड़ी बना रहा है, एप्पल से ला रहा है, कस्टमर को बेच रहा है, सैमसंग से ला रहा है, कस्टमर को बेच रहा है, वन प्लस वालों से ला रहा है, कस्टमर को बेच रहा है। तो बंदा वो डीलर है। जो डीलर है उसके लिए मोबाइल फोन जिसकी वो ट्रेडिंग कर रहा है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन जिस कुर्सी पे वो डीलर बैठा है वो उसके पास ही है, यानी फर्म के पास है। जो काउंटर है डीलर का वो उसका ही है। तो काउंटर हो गया, कुर्सी हो गई, वो सब उस मोबाइल डीलर के लिए फाइनल है। लेकिन जिस चीज की वो रीसेलिंग कर रहा है वो इंटरमीडिएट है। पहली बात तो इंटरमीडिएट गुड्स का नंबर 1 तरीका आपको पता लग गया। 2 ही केस होंगे इंटरमीडिएट गुड्स के। दूसरा, अगर इंटरमीडिएट गुड्स किसी दूसरी कमोडिटी में इस्तेमाल होकर आगे बढ़ गई है, फर्दर प्रोडक्शन के अंदर यूज हो गई है, किसी दूसरी चीज को बनाने में इस्तेमाल हुई है और अब फर्म के पास नहीं बची। एग्जाम्पल के तौर पे मानो इस पेन को बनाने में जितने भी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है वो फर्म के पास नहीं है ना अब, और एक्स्ट्रा पड़ा होगा, लेकिन जितना भी रॉ मटेरियल इसके अंदर घुस गया वो सारा रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। तो हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती है जो फर्म परचेज करती है या तो रीसेल के लिए, या फर्म उसको कंप्लीटली यूज्ड अप कर देती है। कंप्लीटली यूज्ड अप मतलब फिनिश कर देती है, अपने पास से गायब कर देती है। और बड़ा एग्जांपल सुनो, बर्गर का एग्जांपल सुनते हैं। देखो, मान लो कोई बर्गर बनाने की मशीन है। अब कोई रेस्टोरेंट है जो बर्गर बना रहा है, मशीन क्या, कढ़ाई, मान लो कढ़ाई में बन तला जा रहा है, ऐसे फ्राई हो रहा है, तो कढ़ाई तो फर्म के पास ही रहेगी। लेकिन बर्गर के अंदर जो मक्खन, घी, तेल, आलू की टिक्की, सलाद, जो भी चीजें घुस गई हैं वो फर्म के पास नहीं बचेंगी ना। तो जो जो चीजें बर्गर के अंदर घुस गई और कस्टमर को मिल गई हैं बर्गर की फॉर्म में, तो वो सारी चीजें फर्म के लिए रॉ मटेरियल की तरह मान लो आप, उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन जैसे मशीन है, कढ़ाई है, स्टोव है, गैस है, काउंटर है, वो सब फर्म के पास है, तो वो सब चीजें हो गई फाइनल गुड्स। तो कुल मिला के देखो, यहां पर पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन लिखे हैं। पहले पे, कार परचेस्ड बाय अ टैक्सी ड्राइवर फॉर टैक्सी यूज।
अब फर्म का एग्जांपल सुनो, टैक्सी ड्राइवर है, फर्म है, स्कूल भी फर्म होता है, हॉस्पिटल भी फर्म होता है, पेट्रोल पंप भी फर्म होता है, हाउस होल्ड सिर्फ यार दोस्त, ये फैमिली, ये सब चीजें होती है, ठीक है ना। तो टैक्सी ड्राइवर ने एक टैक्सी खरीद ली खुद के इस्तेमाल के लिए, यानी कार परचेज की है, तो एक फर्म ने कार खरीदी है, तो ये मानेंगे वो तो उसके पास ही रहेगी, तो ये फाइनल गुड है। लेकिन क्या पूछा है, इंटरमीडिएट कौन सी है। पेमेंट टू एन इलेक्ट्रिशियन बाय अ स्कूल, स्कूल ने इलेक्ट्रिशियन को कुछ पैसे दिए हैं, यानी स्कूल ने बाहर से कोई सर्विस हायर की थी। ऐसे यहां पर ना बहुत सारे एमसीक्यू क्रैक कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोई बिजली वाला बुला लिया, और भी बहुत सारी सर्विस बुला सकते हैं। फर्म लीगल सर्विसेज लेती हैं लॉयर से, फर्म सीए की सर्विसेज भी लेती हैं, तो ऐसे और भी एग्जांपल आ सकते थे। फिर कंप्यूटर्स परचेज्ड बाय एन आईटी सर्विस फर्म, आईटी वाली फर्म ने कंप्यूटर खरीद लिए, ठीक है। गैस स्टोव परचेज बाय रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट ने गैस स्टोव परचेज कर लिया, गैस स्टोव होता है ना जिसपे गर्मा गर्म कुछ ना बनाएगा रेस्टोरेंट, तो ये भी गैस स्टोव भी फर्म के पास रहेगा, कंप्यूटर भी फर्म के पास रहेंगे, कार भी फर्म के पास रहेगी, बट वो इलेक्ट्रिशियन चला गया अपना काम करके। ऐसे फर्म सीए की सर्विस हायर करती है, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, लॉयर की सर्विस हायर करते हैं, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। तो ये सब चीजें यहां पर दोस्तों इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ये फर्म का इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। तो आप जो सर्विस दिए इलेक्ट्रिशियन की, इसको इंटरमीडिएट गुड्स ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहां पर दूसरे ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो बी को ठीक कर देंगे। देखा, एक एमसीक्यू आपने किया है, एमसीक्यू एक करने से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट ट्रैक तैयारी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लिखा है एन एनुअल अलाउंस फॉर वियर एंड टीयर फॉर कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड, कैपिटल गुड्स मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी है फर्म के अंदर, जो आपके पास फाइनल गुड्स रखी है उनको ही कैपिटल गुड्स बोल रहे हैं। आपका फर्नीचर है, आपकी मशीन है, आपकी कार है, आपकी कुर्सी है, आपका काउंटर है, जो भी फर्म का आपके पास रखा हुआ है, आप फर्म हो ना मान लो, तो आपके पास जो भी रखा हुआ है फिक्स्ड एसेट, आपका फिक्स्ड प्रॉपर्टी जो आपकी रखी हुई है, अगर उसकी वैल्यू किसी वजह से कम हो जाती है तो क्या बोल रहा है, एनुअल अलाउंस फॉर वियर एंड टीयर। देखो वियर एंड टीयर एक इंग्लिश का फ्रेज है, वियर एंड टीयर का मतलब होता है पहनना और तोड़ना, और हिंदी में इसको समझ लो तुम टूट फूट। तो कोई भी कैपिटल गुड है अगर उसकी टूट फूट हो गई तो उसके अलाउंस की वैल्यू, यानी आप मान सकते हो उसके अमाउंट को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैपिटल अलाउंस बोलेंगे, मेंटेनेंस रिजर्व बोलेंगे, डीवैल्यूएशन बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। अब यहां से मेरी बात सुनना, जैसे कि कैपिटल गुड्स लिखा हुआ है, ज्यादातर बच्चे यहां पर कैपिटल अलाउंस को टिक करके आ जाते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। मेंटेनेंस रिजर्व नहीं है, डीवैल्यूएशन फॉरेन एक्सचेंज रेट के चैप्टर में पढ़ते हैं, हाँ वहां डेप्रिसिएशन भी पढ़ते हैं, लेकिन जब वहां पर डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन पढ़ते हैं तो उसके साथ में लिखा होता है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, या कुछ नहीं लिखा। तो कोई भी आपकी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू फॉल हो जाती है तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और दोस्तों अब आप इस एमसीक्यू पे आए हो तो इसका एक नाम और देख लो, इसको प्यार से बोला जाता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और एक और नाम है इसका जो जान के आपको खुशी होगी कि हाँ लव सर ने यहां पर नाम बता दिया, पेपर में आ भी रखा है नाम, वो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट बिजली वाला करंट नहीं है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट राजा हो गया, ये नाम भी हो गए, और ये डी वाला ही ऑप्शन ठीक है, इसके साथ ही जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम अक्रूइंग टू, नेशनल इनकम फैक्टर जितनी भी फैक्टर इनकम होती है उन सबका सम टोटल है, वो कहां से अक्रू हुई है, अक्रू मतलब कहां से मिली है, किसने वो कमाई है, बेसिकली उसकी बात हो रही है। तो एक देश के नेशनल्स ने, नेशनल्स मतलब जो एक देश का सिटीजन होता है उसको उस देश का नेशनल बोल देते हैं, सिटीजन जो होता है वो देश का नेशनल होता है। या एक देश की बाउंड्री में, इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब उस देश का बॉर्डर वगैरह सब कुछ मान लो, बाउंड्री, इसके ऊपर भी डिटेल्ड स्टडी है वैसे। या उस देश के रेजिडेंट के द्वारा, या रेजिडेंट भी हो और नॉन रेजिडेंट भी हो, किसके द्वारा कमाया गया पैसा नेशनल इनकम कहलाता है, कुल मिलाकर ये बताना है। अब मेरी बात सुनो, देखो सिटीजन और रेजिडेंट्स में डिफरेंस होता है। सिटीजन एक देश का वो बंदा होता है जिसके पास उस देश में पैदा होने का या फिर रहने का कोई लीगल प्रूफ हो। रेजिडेंट के पास ऐसा नहीं होता, रेजिडेंट वो बंदा होता है जो एक देश में 1 साल से ज्यादा का समय बिता चुका है और उसी देश के लिए मस्त खा रहा है, कमा रहा है, यानी उस देश के लिए ही वो पैसे खर्च कर रहा है, उस देश की इकोनॉमिक तरक्की में अपना योगदान दे रहा है, उस बंदे को रेजिडेंट्स बोलते हैं। इसका क्वेश्चन आएगा तो वहां पर इसका कॉन्सेप्ट रिवील करेंगे। अभी के लिए बता देता हूं कि रेजिडेंट के द्वारा कमाया गया पैसा नेशनल इनकम होता है, बाउंड्री का कोई चक्कर नहीं होता।
एक देश की बाउंड्री के अंदर जो पैसा कमाया जाता है उसको टोटल कर दोगे तो वो डोमेस्टिक इनकम होता है। आगे बढ़ते हैं। आ गया। और रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज वन। रेजिडेंट कौन होता है? 4 ऑप्शन है, ढूंढ के बताओ। पहला, हु वॉज बॉर्न इन दैट कंट्री, यानी जो उस देश में पैदा हुआ हो। नहीं वो तो जरूरी नहीं है कि रेजिडेंट हो। या हु लिव्स इन दैट कंट्री, जो उस देश में रहता है, हो सकता है। या हु इज द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, मैं एक देश का सिटीजन हूं और उस देश का रेजिडेंट हूं, यह जरूरी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बंदे मान लो बांग्लादेश में रहते हैं, बांग्लादेश से आकर वो इंडिया में रहने लगे, तो इंडिया में रहते रहते उनको 1 साल से ज्यादा हो गया, तो इंडिया में ही नौकरी कर रहे हैं, इंडिया में खा रहे हैं, कमा रहे हैं, तो इंडिया के रेजिडेंट बन गए। लेकिन उसके पास जन्म का सर्टिफिकेट बांग्लादेश का हो सकता है, तो बांग्लादेश के वो सिटीजन माने जाएंगे। वोटिंग राइट बांग्लादेश का होगा उनके पास, लेकिन इंडिया के वो रेजिडेंट हो सकते हैं। यानी अब पैसा कमाएंगे तो इंडिया की नेशनल इनकम में ऐड होगा। भाई पार कर लिया तुमने 1 साल से ज्यादा का टाइम। ठीक है, लिखा है हु लिव्स, अर्न, स्पेंड एंड अकोमुलेट इन दैट कंट्री। सब कुछ यही कर रहा है, जो एक देश में रहता है, कमाता है, खर्चता है और इकट्ठा करता है उस देश में, उस बंदे को उस देश का रेजिडेंट बोलेंगे। जी हां, ये वाली कंडीशन भी इसके अंदर ही मिक्स हो गई। डी वाला बिल्कुल ठीक हो रहा है। इसी के साथ आप कुछ बातें सुनो। कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस करके डेली इंडिया में आते हैं, काम करके चले जाते हैं। नेपाल से आते हैं लोग, भाई नेपाल के साथ है ना उत्तराखंड का, बिहार का, बंगाल का, बहुत सारे बॉर्डर अटैच्ड हैं। तो वो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं हमारे देश के अंदर, सुबह आते हैं, फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, शाम को अपने घर रवाना हो जाते हैं। वो बंदे नेपाल के ही रेजिडेंट्स हैं, इनको बोलते हैं वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। उसी कंट्री के रेजिडेंट होते हैं जहां वो चले जाते हैं काम करके, इंडिया के नहीं है। चाहे इंडिया में कितने भी साल तक काम करें, दिल्ली तो वहीं जाके सो रहे हैं ना। दूसरी बात, जो क्रू मेंबर्स होते हैं ना फ्लाइट के, पता नहीं आज इंडिया में, कल इंग्लैंड में, परसों अमेरिका में, तो उनका पता ही नहीं कहां रह रहे हैं, कहां नहीं रह रहे, तो वो किसी भी देश के रेजिडेंट नहीं होते। तीसरा, जैसे मैं हूं, ऐसे कोई कंपनी भी होती है तो कंपनी भी रेजिडेंट कहलाती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का रेजिडेंट है, तो कंपनी भी रेजिडेंट होती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो पूरे वर्ल्ड के भले के लिए बनी है, जैसे WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस। ये किसी भी देश का रेजिडेंट नहीं होती, ध्यान रखना, ये किसी भी देश का रेजिडेंट नहीं मानी जाती। इसको इंटरनेशनल इकोनॉमी का रेजिडेंट बोला जाता है, जो पूरे वर्ल्ड के भले के लिए है, किसी एक देश के बारे में नहीं सोचते। आगे बढ़ो जी। देखो जी, मैं बता देता हूं, इधर लिखे हैं 4 ऑप्शन, इधर लिखे हैं 4 ऑप्शन। आपके सामने क्वेश्चन ये पेश किया गया है कि नीचे कुछ ऑल्टरनेटिव है, बताओ इसके सामने जो वैल्यू लिखी है वो ठीक है, या ये वाला पेयर ठीक है, या ये वाला पेयर ठीक है, या ये वाला पेयर ठीक है। आपने मैचिंग नहीं करनी इसके अंदर, आपने बताना है जिन जिन के सामने जो जो चीज लिखी है वो ठीक है या गलत है। यानी डी के सामने 4 लिखा है, डी के सामने इंटरमीडिएट गुड्स लिखा है, मशीन परचेज बाय फर्म, मशीन फर्म ने परचेज करी है तो वो फाइनल होगी, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ऊपर बढ़ो, वुड परचेज बाय कारपेंटर, कारपेंटर मतलब जो लकड़ का काम करता है, लकड़ी का बेड बनाता है, फर्नीचर बनाता है, बढ़ई या कारपेंटर बोल सकते हैं उसको। इसने लकड़ी खरीदी है तो रॉ मटेरियल खरीदा है तो फाइनल गुड है, नहीं ये इंटरमीडिएट गुड है, तो गलत पेयर दिया हुआ है। अब फैन परचेज बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब किसी फैमिली ने कोई पंखा खरीद लिया, पंखा खरीद लिया तो क्या कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स जैसा शब्द हम हाउस होल्ड के लिए इस्तेमाल नहीं करते, हम ये वर्ड यूज करते हैं फर्म के लिए, समझ रहे हो। तो ये भी गलत पेयर हो गया, ऑब्वियसली जो बच गया वही ठीक होगा। लेकिन देख लेते हैं रिक्रिएशन सर्विसेज। रिक्रिएशन सर्विस क्या होती है? ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो डेली करते हैं, लाइक योगा कर लो, प्राणायाम कर लो, स्विमिंग कर लो, या कुछ और ऐसी एक्टिविटीज जो होती हैं। तो ये अगर कंज्यूमर ने परचेज की है, मतलब इसकी फीस वगैरह पे कर दी होगी, तो यार कंज्यूमर तो कुछ भी परचेज करे, कंजम्पशन गुड्स हैं, ठीक है। ये सर्विसेज ए वाला आएगा, ए वाला ठीक है। कंजम्पशन गुड्स मतलब एक तरीके से मान लो फाइनल गुड्स है। ये सर्विसेज तो तुम ले ही लोगे, कोई भी हो, चाहे फर्म भी हो। फर्म कैसे लेगी वैसे? नहीं, हाउस होल्ड ही लेगा इसको। फर्म योगा करेगी, फर्म करो आसन, शीर्षासन, कर पाएगी? नहीं। चलो जी आगे। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फ्लो? अब फ्लो की बात देख लो। फ्लो और स्टॉक वेरिएबल दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल अगर तुम्हें अभी तक समझ नहीं आए तो मेरी बात सुनो। जिस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन के लास्ट में लगता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जीडीपी है, जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, लग गया ना लास्ट में। गवर्नमेंट बजट है, गवर्नमेंट बजट रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो जिसके लास्ट में ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी लग रहा है, वो सारी चीजें फ्लो हैं। इतनी बात को ध्यान रखना। जिसके लास्ट में लगता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या ऑन अ स्पेसिफिक डे, जैसे मनी सप्लाई है,
व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड विद अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑन अ स्पेसिफिक डे, राइट? जिसके लास्ट में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम लग रहा है, वो सारी चीजें फ्लो है। देखो सीरियस होकर पढ़ना, मजाक नहीं कर रहा, सीरियस होकर पढ़ा रहा हूं, समझ रहे हो? तो स्टॉक और फ्लो के बीच का डिफरेंस करना जरूरी है। इनकम फ्लो है, सेविंग फ्लो है, कंजम्पशन फ्लो है। एसेट्स अपना स्टॉक है, समझ रहे हो? डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब स्टॉक वेरिएबल के अंदर आपकी बैलेंस शीट भी आती है, प्रॉपर्टी भी आती है। प्रॉपर्टी है वो एसेट्स है, इसलिए स्टॉक है। पेपर में क्वेश्चन मुझे लगता है आना चाहिए, किसी ना किसी सेट के अंदर क्वेश्चन फंसेगा, आपको एग्जांपल देगा, 3 नंबर का क्वेश्चन भी फंस सकता है और फिर पूछेगा बताओ ये स्टॉक है या फ्लो है, आ सकता है पेपर में। आगे बढ़ो जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स कौन सी नहीं है ये बताना है। अब यहां पर देखो जरा, मैंने बोला एक हुई फाइनल गुड्स, एक हुई इंटरमीडिएट गुड्स। अब देखो जो फाइनल गुड्स होती है वो या तो हाउस होल्ड परचेज करता है या फर्म परचेज करती है खुद के यूज के लिए। अगर फर्म ने कुछ गुड्स अपने पर्पस के लिए, जैसे फार्मर है, मान लो फार्मर भी एक फर्म कहलाता है, फार्मर ने अगर ट्रैक्टर खरीद लिया खुद के यूज के लिए खरीदा है तो फाइनल गुड्स है। और इन गुड्स को हम कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं दोस्तों, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है? तो कह रहा है कि कौन सी कैपिटल गुड नहीं है? कार टैक्सी, डेस्क इन स्कूल। कार टैक्सी है तो ऑब्वियसली टैक्सी ड्राइवर के पास ही होगी, ठीक है? और स्कूल के अंदर डेस्क है तो स्कूल का फर्नीचर है वो, ठीक है? कार परचेज बाय हाउस होल्ड, हमने कार खरीद ली, यानी यहां इस कैटेगरी में आ रहा है मैटर, समझे? फिर गैस स्टोव इन अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट ने खरीदा है तो यहां कैपिटल गुड्स पे आ जाएगा। कैपिटल कैपिटल कैपिटल, सी वाला कैपिटल नहीं है, सी वाला फाइनल है, तो सी वाले को टिक कर दो, ठीक कर दो, सी वाला ओके रिपोर्ट, बढ़िया हो गया, ठीक है जी? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट गुड्स? ऐसा पेपर में क्वेश्चन आने के चांस है भाई, आपसे इंटरमीडिएट फाइनल के बारे में पूछ लेगा और बिल्कुल पूछ सकता है। तो कौन सा इंटरमीडिएट है? सर्विस प्रोवाइडेड बाय लॉयर टू अ फर्म। ये क्वेश्चन पहले भी हमने चर्चा कर लिया, पहला क्वेश्चन था। लॉयर लिखा हो या लिखा हो सीए या कोई भी बंदा है, फर्म को उसने सर्विस दी है, वो सारी सर्विसेज इंटरमीडिएट गुड्स होंगी। और ये पेपर का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन मान सकते हो। बाकी सब तो हाउस होल्ड कुछ भी परचेज करे फाइनल है, फर्म ने मशीन खरीदी फाइनल है, कंप्यूटर आए स्कूल में फाइनल है, कंप्यूटर भी मशीन है और स्कूल भी फर्म है। इस हिसाब से ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कौन सा डेप्रिसिएशन नहीं है? नॉट डेप्रिसिएशन। 4 एग्जांपल है। डेप्रिसिएशन कौन सा नहीं है? देखो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कोई फिक्स्ड कैपिटल है, कोई प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि हम उसको यूज कर रहे हैं, वो अपना डेप्रिसिएशन होता है। तो देखो नॉर्मल वियर एंड टियर मतलब नॉर्मल यूज करना, इंग्लिश का फ्रेज है, वैसे तो हिंदी में इसका मतलब टूट फूट है, टूट फूट नहीं बोलते हैं, नॉर्मल यूज करना, उसकी वजह से किसी चीज की वैल्यू कम होती है तो वो डेप्रिसिएशन है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद है कि ये ऑब्सोलेंस होगा, मतलब इसकी वैल्यू कम होगी, उम्मीद होती है तो कम होती है तो वो डेप्रिसिएशन है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। लेकिन प्राइस ऑफ मशीनरी अगर डिक्रीज हो जाए वो डेप्रिसिएशन नहीं है, वो तो कंपटीशन और दूसरी किसी वजह से कम हो सकता है। तो यार बी के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लीकेज का कौन सा एग्जांपल है? लीकेज 2 तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है इंजेक्शन, एक होता है लीकेज। इंजेक्शन जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, कुछ घुस जाता है ना बॉडी में, तो देश के अंदर जो प्रोडक्शन प्रोसेस में पॉजिटिवली कुछ कंट्रीब्यूट करे वो सब चीजें इंजेक्शन होती है, लेकिन जो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करे देश के प्रोडक्शन में, देश की नेशनल इनकम में जो चीजें नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करती हैं वो चीजें लीकेज होती हैं। मतलब जिसकी वजह से देश का प्रोडक्शन कम हो वो लीकेज, जिसकी वजह से देश का प्रोडक्शन ज्यादा हो वो इंजेक्शन। तो बताना है कि लीकेज कौन है। अब देखो नीचे चलते हैं। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब सेल्स है, विदेशों को जो हम सामान बेचते हैं, जो हम विदेशों को सामान बेच रहे हैं बिकेगा तो हम भी ज्यादा बनाएंगे, तो ये इंजेक्शन है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देश का खर्चा है, देश की सरकार का खर्चा है, चाहे हमारा खर्चा है, किसी का भी खर्चा हो, देश में कोई भी खर्चा हो। खर्चा मतलब दुकानदार का सामान बिक रहा है, फर्म का सामान बिक रहा है, खर्चा हो रहा है तो किसी ना किसी का सामान बिक रहा है ना, तो सामान बिक रहा है तो सामान ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये भी इंजेक्शन है। इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन है, जितना इन्वेस्ट करेंगे उतनी कंपनीज खुलेंगी, उतने एसेट्स बढ़ेंगे। सेविंग्स, जितना पैसा बचाओगे ना उतना दुकानदार का सामान नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा तो वो प्रोडक्शन भी नहीं करेगा, तो सेविंग्स हमारे यहां पर लीकेज है। ऐसे इंपोर्ट होता है वो भी लीकेज होता है। एक और एग्जांपल भी जान के चलो, इंपोर्ट भी लीकेज कहलाते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया?
डोमेस्टिक इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होगी? देखो, अब इंडिया का जो बॉर्डर दिखाई देता है आपको, वो इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री है, बिल्कुल है। इसके अलावा इंडिया का समुद्र भी है, तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री का हिस्सा है। इंडिया के पास एयर बाउंड्री भी है। इसके अलावा दोस्तों एम्बेसी का चक्कर होता है। हमारी जो एम्बेसी है ना, अलग अलग देशों में है, लेकिन जिस जिस देश में है ना, वो जगह हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री में आती है। देखो, जैसे मान लो ये इंडिया है, ये अमेरिका है। अब अमेरिका के अंदर कहीं ये इंडियन एम्बेसी है, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री है, चाहे तुम्हें बाहर लग रही है। अब यहां पर नई दिल्ली में, इंडिया में कहीं अमेरिकन एम्बेसी है, तो ये इंडिया की बाउंड्री नहीं है, ये अमेरिका की बाउंड्री है। समझो, एम्बेसी हमारे देश में हमारी होती नहीं है, हमारे देश में किसी की भी है, वो हमारे देश की डोमेस्टिक बाउंड्री का हिस्सा नहीं है। लेकिन किसी भी देश में हमारी एम्बेसी हो, तो वो हमारे देश की इकोनॉमिक यानी डोमेस्टिक बाउंड्री का हिस्सा है। तो क्या लिखा है देखो, कि कौन हिस्सा नहीं है डोमेस्टिक बाउंड्री का? नीचे लिखा है फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। लोकेटेड मतलब नई दिल्ली के अंदर बहुत सारे विदेशी कंट्रीज की एम्बेसीज हैं। साफ पता लग रहा है कि वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, बाकी सब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। डी वाले ऑप्शन पे गए थे, इस बात को समझाना जरूरी था। आगे बढ़ो जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसफर पेमेंट? जैसे इनकम दो तरीके की होती है, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम। तो पेमेंट भी दो तरीके की होती है, ट्रांसफर पेमेंट और फैक्टर पेमेंट, है ना। अगर मैंने कुछ लिया था, कुछ खरीदा है, उसके बदले में पैसे दे रहा हूं, लाइक मैंने लेबर ली है तो उसको सैलरी दे रहा हूं, मैंने किसी से पैसे उधार लिए तो उसको इंटरेस्ट दे रहा हूं। तो जब कुछ लेकर बदले में दे रहा हूं, वो सारे दिए हुए पैसे मेरे फैक्टर पेमेंट है। लेकिन फ्री फंड में कुछ दे रहा हूं, किसी को गिफ्ट दे रहा हूं, किसी को पॉकेट मनी दे रहा हूं, किसी को डोनेशन दे रहा हूं, ये ऐसी हेल्प कर रहा हूं, वो सब ट्रांसफर पेमेंट है, फ्री में दिएगा, है ना। तो सैलरी फ्री में नहीं मिली, बोनस फ्री में नहीं मिलता, कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाइक प्रोविडेंट फंड फ्री में नहीं होता, स्कॉलरशिप दी जाती है बिना कुछ लिए। हम स्कॉलरशिप बांट रहे हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी स्कॉलरशिप बांटती है, लेकिन कहती नहीं है कि हमें कुछ दे दो। तो भाई ये हमारा ट्रांसफर पेमेंट हो गया। पेपर में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना। जब आपको लगेगी कि इसी क्वेश्चन पे आपको ज्यादा समय देने की जरूरत है, तो वीडियो को पॉज करना और आपको ज्यादा समय मिल जाएगा। ये टॉप 100 एमसीक्यूज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लिंक पे जाके क्लिक करोगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा, वहां पर आपको इसकी पीपीटी भी मिल जाएगी, नोट्स की फॉर्म के अंदर आपको, पीडीएफ की फॉर्म के अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं जी। ऑपरेटिंग सरप्लस का कौन हिस्सा नहीं है? बोनस, रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड। भैया रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी, चार चीजों को ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। देख लो चारों में से कौन नहीं है। रेंट ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा है, इंटरेस्ट भी ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा है, जो डिविडेंड है ना ये प्रॉफिट का हिस्सा है। तो ये तीनों तो ऑपरेटिंग सरप्लस का हिस्सा है। बोनस तो सीओई का हिस्सा है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का, तो इसलिए ए के साथ चले जाएंगे, ए टिक कर देंगे। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इनकम मेथड? इनकम मेथड होता है, उसके बारे में कौन सी लाइन सही नहीं है? इनकम मेथड में वैसे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को ऐड करते हैं तो डोमेस्टिक इनकम आती है। उसमें एनएफआई ऐड कर दो तो नेशनल इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? ट्रांसफर इनकम इज इंक्लूडेड इन द इनकम मेथड। भाई ट्रांसफर इनकम तो कहीं पर भी इंक्लूड नहीं होती, तो ये लाइन करेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। तो ए के साथ ही जाएंगे, अब तो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। ट्रांसफर इनकम कहीं पर भी इंक्लूड नहीं होती, कहीं पर भी। आगे बढ़ो, पेन का कलर भी चेंज कर लेंगे आपके लिए, ये ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नलिटीज? एक्सटर्नलिटीज का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? एक्सटर्नलिटीज क्या होती है? वो बाहर की एक्टिविटीज जो हमें इन्फ्लुएंस तो करती है लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं होती। सड़क पे केले का छिलका पड़ा था, चलते चलते कोई फिसल गया, क्या करें? पब्लिक प्लेस में कोई स्मोक कर रहा है, उसके धुएं का नुकसान दूसरों को भी हो रहा है, क्या करें? पोल्यूशन का नुकसान हो रहा है, ट्रैफिक जाम लग जाता है, ये जो फालतू के नुकसान है ना, और जो हमारे पर्सनल प्राइवेट कंट्रोल में नहीं है, ये सारी चीजें एक्सटर्नलिटीज होती हैं, ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती हैं। अगर तुम्हें कोई फायदा हो गया जिस चीज के लिए आपने कुछ किया ही नहीं, जैसे कि घर के बाहर ग्रीनरी हो रही है बहुत अच्छी, तो उससे हेल्थ स्टेटस बहुत अच्छा हो रहा है, मस्त ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल मस्त बना हुआ है ना, सैर हो रही है, वॉक हो रही है, तो ग्रीनरी की वजह से जो फायदे हो रहे हैं, अच्छे अच्छे फूल दिख रहे हैं, नज़ारे दिख रहे हैं, नज़ारे दिख रहे हैं, तो वो फायदे जो हो रहे हैं वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज हो जाते हैं। नॉलेज का होना पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि कौन एक्सटर्नलिटी नहीं है? तो इंक्रीज इन द पोल्यूशन, पोल्यूशन एक्सटर्नलिटी होता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी, ये अलग ही कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो। सेविंग ऑफ पेट्रोल ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, भाई फ्लाईओवर बन गए हैं, फ्लाईओवर क्या होते हैं? देखो सड़क जा रही है ऐसे,
यहां पर रेड लाइट आई, फिर सड़क जा ही रही है, सड़क तो रुकी हुई है, मतलब रास्ता है, ये रेड लाइट है। अब यहां गाड़ियां होती है, जाम लग जाता है, लेकिन इसके ऊपर पुल बन जाता है कभी कभी, देख रहे हो। तो गाड़ियां यहां से जाती है, पुल के ऊपर रेड लाइट नहीं होती, फटाक से ही जाती है, तो पेट्रोल बचता है, जाम में नहीं रुकना पड़ता उनको। तो फ्लाईओवर एक पॉजिटिव एक्शनैलिटी है। लिख देता हूं पॉजिटिव एक्शनैलिटीज। दिल्ली में बहुत सारे फ्लाईओवर्स बने शीला दीक्षित के राज में, मैंने देखा, ठीक है। राज तो नहीं था, सीएम थी उस टाइम। डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल ड्यू टू एक्सेसिव माइनिंग इन द एरिया। माइनिंग चल रही है एरिया के अंदर, हमारी वजह से ही ग्राउंड वाटर की लेवल कम हो गया, हमारी वजह से हुआ है ना। डोमेस्टिक करेंसी में भी जो डेप्रिसिएशन होता है, डिमांड सप्लाई, ये भी हमारी वजह से ही होता है, समझ रहे हो। तो यार ये चीजें, ये 2 3, ये तीनों एक्सटर्नैलिटीज का हिस्सा नहीं है। पोल्यूशन लेवल हमारे देश में एक्सटर्नैलिटीज का हिस्सा है, तो ए के साथ जाएंगे। हमारे देश में क्या, सभी देशों के अंदर ऐसा है। कर तो इंडस्ट्रियल प्लांट रहे हैं, उसको पता तो है, लेकिन अकेला बंदा दुनिया को नुकसान पहुंचा रहा है वो पोल्यूशन। तो मैं अकेला कंट्रोल नहीं कर सकता पोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड इन अब्रोड इज अ पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी। कौन सी टेरिटरी का हिस्सा है? इंडियन एम्बेसी है, पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है, बहुत सारे देशों के अंदर है। तो हमारे देश की वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, इकोनॉमिक टेरिटरी है, या पॉलिटिकल टेरिटरी है, या नेशनल टेरिटरी है? बहुत उम्दा लेवल का क्वेश्चन है, समझो। जो हम पढ़ते हैं अपने यहां पर, जिस चीज के अंदर कमाया गया पैसा हमारे देश की नेशनल इनकम के अंदर शामिल किया जाता है, उससे रिलेटेड बात है। तो आपने देखना है कि भाई इकोनॉमिक टेरिटरी हम यहां पर वर्ड यूज करते हैं, ध्यान रखना। इट इज अवर राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर आर वैल्यूड एट करंट ईयर प्राइसेस, इट इज कॉल्ड, यानी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी एक देश के अंदर बनाई गई हैं उसको जीडीपी बोलते हैं। जब जीडीपी की वैल्यू करंट ईयर प्राइस पर कैलकुलेट की जाए तो उसको नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। जब जीडीपी की वैल्यू बेस ईयर प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है, कांस्टेंट ईयर प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है, उसको रियल जीडीपी बोलते हैं। तो बेस ईयर तो नहीं है, तो रियल जीडीपी गलती हो गया, समझ रहे हो। ये डेफिनेटेड जीडीपी कोई चीज ही नहीं होती। डोमेस्टिक इनकम गलत है, नॉमिनल जीडीपी सही है। किसी भी चीज में लिखा हो दोस्तों करंट ईयर प्राइसेस, वो चीज नॉमिनल होगी। करंट ईयर प्राइसेस पर इनकम होगी तो वो नॉमिनल इनकम होगी, करंट ईयर प्राइसेस पर जीएनपी होगा तो वो नॉमिनल जीएनपी होगा। इतना ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से क्रैक होते हैं। आगे बढ़ो। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सी लाइन ट्रू है? 4 ऑप्शन गिवन है आपको। अच्छा, अभी 17वां 18वां क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 तक लगभग नेशनल इनकम का क्वेश्चन है, फिर मनी बैंकिंग के आ जाएंगे, ठीक है। जीएनपीएमपी जीडीपीएमपी से बड़ा होता है जब एनएफआईए की वैल्यू लेस देन 0 हो, यानी नेगेटिव हो। एनएफआईए मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। भाई जीएनपी जीडीपी से बड़ा हमेशा ही होता है अगर एनएफआईए पॉजिटिव हो, तो ये लाइन गलत है। जीएनपी मोर देन जीडीपी व्हेन एनएफआईए 0। जब एनएफआईए 0 होंगे तो जीएनपीएमपी और जीडीपीएमपी एक दूसरे के बराबर ही होंगे, लाइन गलत है। क्यों? इधर देख लो, जीएनपीएमपी की वैल्यू होती है जीडीपीएमपी प्लस एनएफआईए। अब अपने आप आइडिया लगा लोगे तुम, अगर ये नेगेटिव है तो ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी, ठीक है। अगर ये 0 है तो ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी। और जीएनपी ज्यादा होगा जीडीपी से जब फीफा पीटा से ज्यादा हो। फीफा फीटा से ज्यादा हो, ये फीफा फीटा से ज्यादा हो क्या होता है? एनएफआईए का देखो फॉर्मूला होता है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो। ये होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। अगर फीफा की वैल्यू छोटी होगी, इसकी वैल्यू छोटी है, मान लो 8 है, इसकी वैल्यू 10 है मान लो, तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस में आंसर आएगा। माइनस में अगर ये आ गया तो ये तो यहां लिखा जाता है, ये भी माइनस में आ गया, तो वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी? मान लो ये 100 है, ये -2 है, तो इसका आंसर 98 आ जाएगा, तो वैल्यू ये ज्यादा होगी, समझ रहे हो। तो कौन ज्यादा होगा? जीडीपी ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहां पर उल्टा लिखा है, तो ये लाइन भी गलत हो गई। फिर जीएनपी इज मोर देन जीडीपी व्हेन एनएफआईए इज पॉजिटिव। जब एनएफआईए पॉजिटिव होगा, मान लो ये +2 है, ये 100 है, तो ये 102 होगा, तब जीएनपी ज्यादा होगा। तो डी वाली लाइन ठीक बैठ रही है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाना चाहिए, मतलब अच्छी स्किल्स चेक कर रहा है बच्चों की ये क्वेश्चन। आगे बढ़ो जी। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है?
जितने भी टैक्स होते हैं ट्रांसफर पेमेंट होते हैं, सब्सिडी ट्रांसफर पेमेंट, स्कॉलरशिप ट्रांसफर पेमेंट, तो नन ऑफ दीज, सबके सब ट्रांसफर पेमेंट है, तो डी में नन ऑफ दीज लिख देंगे। आगे बढ़ो। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ एनएफआईए। एनएफआईए का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? अब नॉर्मली क्या समझते हैं बच्चे, एनएफआईए के दो कंपोनेंट होते हैं, एक फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, एक फैक्टर इनकम टू अब्रोड। गलत, वो नहीं होते कंपोनेंट। एनएफआईए के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से कमाया गया पैसा। नंबर 2 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अब्रोड, दूसरा कंपोनेंट। और तीसरा कंपोनेंट है रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेजिडेंट कंपनीज फ्रॉम अब्रोड। ये तीन मान लो, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फ्रॉम अब्रोड ये नहीं होता, तो ये नहीं है, तो यहां पर इसको आंसर मान लेंगे अपना, समझ रहे हो। आगे बढ़ो। आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? देखो, इन्वेस्टमेंट जिसका नाम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है, उसके चार कंपोनेंट होते हैं। बिजनेस इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को बता दो, जो तीनों इन्वेस्टमेंट बची ना, इन सबका टोटल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं, तो उसको साइड में रखो। तीन चीजें, पब्लिक वाली इन्वेस्टमेंट, बिजनेस वाली इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तीन चीजें। तो यार ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिखा है मतलब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट लिखा है, ये रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट लिखा है, ये तीनों के तीनों इसका हिस्सा होते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन का हिस्सा। हिस्सा कौन नहीं है? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब जान के खुशी होगी कि इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को हम चेंज इन स्टॉक्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो बी वाला आंसर हो जाएगा, इसके साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 22 असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ गए भाई, खतरनाक लेवल के। असर्शन रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने का एक धाकड़ लेवल का फॉर्मूला बना रखा है, आपको अपने चैनल कॉमर्स वाला पे मिल जाएगा। सबसे बढ़िया ट्रिक बनाई हुई है। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं आता हो तो वो ट्रिक देखने के बाद ऑलमोस्ट 60 to 70% सॉल्यूशन मिल ही जाता है क्वेश्चन का। फिर थोड़े से कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, तो फिर 100% ट्रू करके आते हो आप। तो यहां क्या लिखा है? दो लाइन लिखी है, असर्शन और एक रीजन। लाइन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट हैज टू बी सब्ट्रैक्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। देखो, एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट बोले या सिर्फ इंपोर्ट बोल लो, कह रहा है इंपोर्ट को माइनस करना ही करना है जब भी जीडीपी कैलकुलेट किया जाएगा। जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो नेट एक्सपोर्ट होता है ना, उसके अंदर नेट एक्सपोर्ट में लिखते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो हाँ इंपोर्ट माइनस होता ही है, बात तो ठीक है। अगला, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रोड हैज बीन एडेड टू जीडीपी ऑफ द कंट्री ऑफ द ओरिजिन। कोई भी हो, मतलब कह रहा है कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसेस, ये हटा दो, गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रोड, जो विदेशों से सामान मंगाया गया है उसको जीडीपी में ऐड करते हैं। जो विदेशों से सामान मंगाया गया उसको इंपोर्ट बोलते हैं, ऐड थोड़ी करते हैं, माइनस करते हैं। ये लाइन ही गलत हो गई। दोनों लाइनें पढ़ोगे, अगर एक लाइन वहां पर आपको गलत दिखाई दे रही है तो सी और डी में जाकर देखना, ऑप्शन आपको अपने आप मिल जाएगा। गलत मतलब आर गलत है, कहां लिखा है आर इज फॉल्स, ये लिखा आर इज फॉल्स, ये वाली लाइन ठीक है। जब तुम्हें पता लग जाए कोई भी लाइन गलत है तो सी और डी में से एक आंसर ठीक होता है। जब दोनों लाइनें ठीक है तो ए और बी में से कोई ठीक होता है एक। आगे बढ़ते हैं जी। कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्वेश्चन मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलूंगा। ये बीच में क्वेश्चन आ गया, वीडियो पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे और मैं रिप्लाई करके बताऊंगा कि कौन सा आंसर ठीक है कौन सा नहीं है। अच्छा, वैल्यू एडेड से एक छोटी सी बात बता देता हूं। यहां पर क्वांटिटी और ये प्राइस दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप सेल्स निकालोगे। बस इतनी हेल्प मैं आपको दे सकता हूं, ठीक है। और जीवीए एमपी नहीं निकालना, जीवीए एफसी निकालना है, इस बात को ध्यान रखना। इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दोनों का डिफरेंस चेंज इन स्टॉक हो जाएगा। और एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स दोनों है ना, दोनों को प्लस करके इनडायरेक्ट टैक्स निकल जाएगा। और एनआईटी निकालना है तो एनआईटी में सब्सिडीज यहां पर जीरो मान ली जाएगी क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। ये फिर नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट का क्वेश्चन है, तो यहां पर ऑप्शन मैंने जानबूझकर नहीं दिया है, लेकिन आपको हिंट पूरा पूरा दे रहा हूं। ये तुम्हारे पास डेप्रिसिएशन है, ये इंपोर्ट ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडीज यहां पर दिया हुआ है, तो एनआईटी की वैल्यू 400 माइनस 500 माइनस 100 हो जाएगी। चेंज इन स्टॉक है, इंटरमीडिएट कॉस्ट है, ये आउटपुट है, ये प्राइस है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सेल्स आएगी आपकी। समझ रहे हो?
आगे बढ़ेंगे। अभी नेशनल इनकम के कुछ क्वेश्चन है जो बीच के अंदर आपको करने ही करने हैं। ये जो क्वेश्चन है एक बार बोर्ड के अंदर आए हुए थे, तीनों में सेम तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। तो आप क्वेश्चन का नंबर लिख के उसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए पेश किया गया है और देखेंगे आप क्या लिखा है। रियल इनकम 200, प्राइस इंडेक्स 135 और नॉमिनल इनकम निकालनी है। तो यहां पर देखेंगे आप कि प्राइस इंडेक्स बोलो या बोलो उसको इनकम डिफ्लेटर। अब मेरी बात सुन लो, बीच में क्वेश्चन आ गए आपके लिए। ये क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है, इतना सा आपको क्वेश्चन देगा और ऑप्शन दे देगा एबीसीडी, कौन सा ठीक है। इनकम डिफ्लेटर बोलो, बोलो इनकम डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स बोलो, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल इनकम अपॉन रियल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। इनकम भी लिख दो साथ में, ऊपर इनकम नहीं लिखा मैंने, कोई बात नहीं। ये प्राइस इंडेक्स की वैल्यू क्वेश्चन में 135 गिवन है। चलो जी, नॉमिनल इनकम निकालनी है, रियल इनकम 200 है, यानी कि जो ये कहना चाह रहा है रियल इनकम की वैल्यू इसने 200 दे दी, ऊपर नॉमिनल इनकम है, ये आपको निकालनी है। अब ये चीज तो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि इसकी वैल्यू कितनी आई है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर लिखते हुए, ठीक है जी। आगे सेम लेवल का क्वेश्चन है, नॉमिनल इनकम आपको गिवन है और प्राइस इंडेक्स आपको गिवन है। इस बार रियल निकालनी है, पहले जैसा क्वेश्चन गिवन है, यानी इस बार ये नीचे वाली वैल्यू निकालनी है, ऊपर वाली गिवन है, तो उस लेवल पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्वेश्चन दोस्तों यहां पर देखेंगे आप, प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है। जब बेस इज इक्वल टू 100 लिखा हो तो इस लाइन से आपको कोई मतलब ही नहीं है, इस लाइन से मतलब नहीं है। तो प्राइस इंडेक्स की वैल्यू वही जीडीपी डिफ्लेटर भी बोल सकते हो इसको, ये होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आपको नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 210 दिया हुआ है, ऊपर रियल वाले की वैल्यू दी हुई है 200, है ना, ये 100, तो 210 बटे 200 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे 0 से 0 काटी कटाक से, 2 से काट दिया 105, 105 आंसर आ गया जी। अब नंबर उस बच्चे को पूरे मिलेंगे जो रुपीस पूरा लिखेगा, रुपीस आगे करोड़ लिखा है, करोड़ तो नहीं लिखा, तो रुपीस में ही आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर सॉल्व हो रहे हैं। तो अगला अटैक आएगा मनी एंड बैंकिंग वाली यूनिट पे। तो मनी एंड बैंकिंग वाली यूनिट के क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से लिखे हुए हैं ताकि तुम्हारी बोरियत दूर हो जाए और थोड़ा एक्टिवेशन आ जाए बॉडी के अंदर, राइट। तो देखो जी क्या लिखा है, मनी इज अ मीडियम ऑफ, 4 ऑप्शन है। मनी के फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस ऑफ मनी को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक होते हैं प्राइमरी फंक्शंस, एक होते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शन में 2 हैं, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू, दोनों एम से स्टार्ट है। और जो मेजर ऑफ वैल्यू दूसरा है उसको हम यूनिट ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं, ध्यान देना चाहिए आपको। फिर मनी के सेकेंडरी फंक्शन में 3 फंक्शन आते हैं, मैं एसएसटी बोलता हूं उनको। एस का मतलब स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, दूसरे एस का मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू, तीसरे टी है, टी का मतलब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। यहां प्यार से पूछा है मनी इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बार्टर, एक्सचेंज या स्पेकुलेशन। भाई एक्सचेंज है, इसके साथ जाएंगे, सी हम ठीक कर देंगे ओके रिपोर्ट तरीके से। स्पेकुलेशन का मतलब सुन लो, इसका मतलब होता है सट्टेबाजी, ये गैम्बलिंग का उल्टा होता है, गैम्बलिंग होता है जुआ, तो जुआ नहीं है सट्टा, साफ कर दो जरा, हाँ सट्टेबाजी, कोई बात नहीं, ये लो जी, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मनी बैंकिंग के क्वेश्चन खेल रहे हैं हम। आगे क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ मनी इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, हमारे प्यारे देश भारत के अंदर मनी सप्लाई को कौन रेगुलेट करता है, रेगुलेट, ध्यान रखना। तो लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कमर्शियल बैंक। बच्चा बच्चा इसका आंसर दे देगा आरबीआई, बी इज द राइट ऑप्शन। ओके आगे बढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, 4 ऑप्शन है। चारों पढ़ने से पहले आपको बता देता हूं सप्लाई ऑफ मनी होता क्या है। देखो हमारे देश के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी टोटल मनी की स्टॉक रखी है उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई पहली बात तो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, 2 तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, शुरू में बताया था नेशनल इनकम में, स्टॉक और फ्लो, तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। दूसरे नंबर पे आपको एक तीखी बात बताता हूं कि हमारे देश में मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के 4 तरीके हैं, M1, M2, M3 और M4।
जो M1 तरीका है हमारे कोर्स में ये वाला तरीका फॉलो होता है और इसको दोस्तों नैरो मनी भी बोलते हैं। अब यहां से तुम और भी एमसीक्यू क्रैक कर सकते हो कि नैरो मनी किसको बोलते हैं, और बाकी ये 3 नहीं पढ़ने बोर्ड की प्रिपरेशन में, ये अकेला पढ़ना है। अब इसके अकॉर्डिंग M1 के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई 3 चीजों का टोटल होता है, करेंसी इन सर्कुलेशन विद पब्लिक, दूसरा डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, और एक्चुअली इसको नेट डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, और फिर अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। जो ये अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई है ना, ये फॉरेन गवर्नमेंट का या फॉरेन बैंक्स का पैसा आरबीआई के पास रखा हुआ है, सिर्फ उस पैसे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई हो गए हमारे पास 3, और मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई होते हैं हमारे पास 4, जिसमें से ये कोर्स में है। लेकिन क्या बोल रहा है, ऑप्शन पढ़ लो जरा आप अपने क्वेश्चन के हिसाब से। क्या बोल रहा है, मनी सप्लाई कौन सी क्वांटिटी ऑफ मनी है, फ्लो है, जहां जहां फ्लो लिखा है वो तो गलत करो, पहली बात तो फ्लो नहीं है, स्टॉक है। फिर स्टॉक 2 जगह लिखा है, क्या लिखा है, स्टॉक ऑफ मनी एज ऑन 31 मार्च ओनली, या स्टॉक ऑफ मनी एज ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यानी मनी सप्लाई मनी की स्टॉक है जो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कैलकुलेट की जाती है, या सिर्फ 31 मार्च को ही कैलकुलेट करते हैं इसको, नहीं किसी भी डेट को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डी वाला ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इज डन बाय, क्रेडिट क्रिएशन यानी मनी क्रिएशन कौन करता है, तो ये करने से पहले आपको कुछ तो पता होना चाहिए भैया। क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला है मनी मल्टीप्लायर का, इसको मल्टीप्लाई कर दो इनिशियल डिपॉजिट से। इनिशियल डिपॉजिट को बहुत सारी बुक्स के अंदर प्राइमरी डिपॉजिट भी बोला हुआ है, साफ कर दो थोड़ा सा, समझ, ये फॉर्मूला क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन या डिपॉजिट क्रिएशन कुछ भी बोल लो, सबका फॉर्मूला यही है। तो कौन करता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल बैंक, वर्ल्ड बैंक या कमर्शियल बैंक। इतने में हल्की सी वीडियो पॉज करके तुम इसका आइडिया लगा ही सकते हो, और बच्चे को पता है कि मनी क्रिएशन करता है कमर्शियल बैंक, मनी को प्रिंट करता है सेंट्रल बैंक, तो यार डी ऑप्शन सही रहेगा, उसके साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक कौन है, एपेक्स बैंक, रीजनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक या कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक भाई एपेक्स बैंक है हमारे देश का, समझ रहे हो। वैसे एक काम की बात बताता हूं जिसके मजे लेने नहीं है आपको। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई होता है, लेकिन एक कमर्शियल बैंक भी है जिसने अपना नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रखा हुआ है, तो वहां घूमना नहीं है, बस यहां एपेक्स बैंक है। एपेक्स का मतलब सबसे बड़ी बॉडी है जो फाइनेंशियल सिस्टम को, जितने भी बैंक्स हैं उन सबको कंट्रोल करती है हमारे देश में। आगे चलो जी। अच्छा, थोड़ा खेलते हुए, जरूर सारे एमसीक्यू लिए होंगे तो तुम्हारा एक तरीके से नजरिया चल पड़ेगा ना, तो थोड़े थोड़े बोर भी हो जाओगे, तो थोड़ा साइंटिफिक तरीका है, बीच में खेलते खिलाते क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे होने चाहिए। हाँ, मैंने तुमको बुला लिया टॉप 100 एमसीक्यू बोल के, लेकिन क्वेश्चन आपको एग्जाम ओरिएंटेड करा रहा हूं, ये आपको आने ही चाहिए। द क्रेडिट क्रिएशन इज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल लिखा है मान लो, ये क्रेडिट क्रिएशन सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, हाँ या ना, बिल्कुल गलत, हाँ मतलब बिल्कुल गलत, क्योंकि ये फंक्शन तो कमर्शियल बैंक का है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, सही या गलत। अरे भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का बैंकर नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक है। हाँ, वो है सरकारी बैंक, लेकिन वो गवर्नमेंट का बैंकर नहीं है, गवर्नमेंट का बैंकर तो आरबीआई होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये लाइन फिर से गलत। अगला, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज अ कमर्शियल बैंक, यहां फंसोगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज अ कमर्शियल बैंक, वैसे एक बैंक का नाम भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, नहीं? तो अगर तुम उसको ये एग्जांपल सोच के चल रहे हो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज अ कमर्शियल बैंक, तो इसको ट्रू कर दोगे, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो असली में होता है आरबीआई, वो कमर्शियल बैंक नहीं है। तो यार ये किसी, यहां ये डिस्प्यूटेड है, ऐसा क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से आपके दिमाग में एक नॉलेज जाती है, एक मैसेज जाता है कि हाँ, आपको नॉलेज भी होगी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक कमर्शियल बैंक का नाम है। तो हम यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को मान के चल रहे हैं। अगर मैं आरबीआई बोल दूं, क्योंकि तुमसे खेलेगा नहीं वो, ऐसे वो बातें नहीं करता आपसे पेपर के अंदर कि हाँ भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक का नाम है तो बच्चों को फंसा दो, ऐसा नहीं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का कमर्शियल बैंक है, फॉल्स, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मनी सप्लाई इज इक्वल टू, मनी सप्लाई किसके बराबर होती है, तो मनी सेव्ड इन पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के अंदर जो पैसा जमा है, या टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय सरकार, सरकार के पास जो पैसा है, या टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के अंदर स्टॉक घूम रहा है, या फ्लो ऑफ मनी, फ्लो तो नहीं है किसी भी हालत में, स्टॉक ऑफ मनी है जो इकोनॉमी के अंदर घूम रही है, तो सी के साथ जाएंगे, ये ओके रिपोर्ट है।
ऐसे ही टेढ़े मेढ़े लैंग्वेज वाले अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, अगर लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा दिमाग से ऊपर जा रहे हैं, तो ये पेपर में आने वाली चीजें हैं। बहुत आसान लेवल की चीजें कर बैठोगे तो जरूरी नहीं कि वो पेपर में आए। आगे बढ़ते हैं जी। व्हाट इज LRR? LRR यानी लीगल रिजर्व रेशो। इसको हम रिजर्व रेशो भी बोलते हैं, इसको हम रिजर्व डिपॉजिट रेशो भी बोलते हैं। भैया इट इज द सम टोटल ऑफ CRR एंड SLR। आप ऐसा बोल लो इसको, या बोल दो इट इज द टोटल रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। आगे बढ़ते हैं जी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के MCQs आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर MPS? MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। इसकी तरह एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, ये चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन सेविंग होता है, चेंज इन इनकम होता है। ठीक है, हम MPC और MPS दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 1 आता है, ये फॉर्मूला है। और ऐसे ही एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी दोनों ए वाले आइटम्स को, जैसे ये M वाले आइटम थे, ये ए वाले आइटम्स को ऐड कर दोगे तो भी हमारे पास 1 आएगा। इस बात को ध्यान रखना। तो और 2 बातें बताऊं आपको मैं, चाहे MPC हो चाहे MPS हो, इन दोनों की वैल्यू मिनिमम 0 होती है और मैक्स टू मैक्स 1 होती है। यानी ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते ये दोनों आइटम। APS नेगेटिव हो सकता है, यानी सिर्फ APS नेगेटिव हो सकता है और कोई नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या लिखा है जी? कौन कौन सी लाइन ठीक है? MPS की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, लाइन ठीक है। MPS क्या होता है? 1 माइनस MPC, इस फॉर्मूले से पता लग जाएगा MPS 1 माइनस MPC होता है, ये भी ठीक है। और MPS बोल रहा है 1 अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इसका फॉर्मूला है। देखो वैसे तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन MPS, तो तुम ऐसे MPS को उधर पूछा के मल्टीप्लायर को नीचे उतार दो तो ये भी गलती नहीं है। तो यहां पर ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन बन जाएगा। बहुत प्यारा MCQ है भाई, स्टार मार्क दे दूं जरा इस MCQ को मैं आपके कहने पे। कहां गया मेरा स्टार? ये स्टार मार्क 3 स्टार क्वेश्चन मैं इसको मार्क कर दिया। उस्ताद क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ठीक है, ओके रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला? द कंजम्पशन कर्व इंटरसेक्ट Y एक्सिस अबव द पॉइंट ऑफ ओरिजिन बिकॉज, देखो जी कंजम्पशन कर्व कैसा होता है, पेन का कलर चेंज करके बताता हूं। ये कंजम्पशन कर्व होता है, ये Y एक्सिस पे इसका इंटरसेक्ट होता है बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जिस बच्चे को नॉलेज होगी वो मेरी बात समझ रहा होगा, ठीक है। तो भैया ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है जो 0 लेवल ऑफ इनकम पे होता है, ठीक है। क्या लिखा है? द वैल्यू ऑफ MPC इज नेवर नेगेटिव। ये ऐसा इसलिए क्योंकि MPC नेगेटिव नहीं हो सकता। या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज विद इनकम, या ऐसा इसलिए है कि इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, इसका तो कोई लेना देना नहीं। या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज नेवर 0, ये इसीलिए है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कभी 0 नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ इनकम पे कोई ना कोई खर्चा तो होगा ही। यही तो होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो हमारा C वाला ठीक है, इसके साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या होगी? मल्टीप्लायर की वैल्यू आप सुन लो मुझसे, यहां पे मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दूसरा फॉर्मूला है 1 अपॉन MPS। तीसरा फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 माइनस MPC। 3 फॉर्मूले हैं मल्टीप्लायर के। ऊपर से एक बात और कि मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी होती है। नॉलेज ले लिया आपने, अब क्वेश्चन क्रैक करने पे ध्यान दो। मल्टीप्लायर की वैल्यू के बारे में बोला है तो 1 अपॉन 1 माइनस MPC, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। ये नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, तो A वाला ही जाएगा। A के साथ चलेंगे, ओके रिपोर्ट अपना बढ़िया चलेंगे मौज मस्ती के साथ। जो क्वेश्चन करा रहा हूं यार पूरे ध्यान से करने हैं, एंड तक रहना है। अगर तुम बीच में वीडियो को छोड़ रहे हो ना, इसका मतलब तुम खुद के साथ गद्दारी कर रहे हो। पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बार में भर के मिल रही है आपको, क्या चाहिए? चलो जी। नेट एक्सपोर्ट इज 0 व्हेन, नेट एक्सपोर्ट 0 कब होते हैं? नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला देखो क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये नेट एक्सपोर्ट 0 कब होंगे? जब एक्सपोर्ट की वैल्यू 100 है और इंपोर्ट की वैल्यू भी 100 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0। जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक दूसरे के बराबर होंगे तो नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो क्या लिखा है? जब सेविंग इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक दूसरे के बराबर है, या इनकम एक्सपेंडिचर एक दूसरे के बराबर है, या ऑल ऑफ द अबव। भाई ये वाली बात बी वाला जच रहा है अपने को, इसको ठीक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी हाईएस्ट? नीचे वाले कौन से केस में मल्टीप्लायर की वैल्यू हाईएस्ट होगी? मल्टीप्लायर की हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है? पहली बात तो मल्टीप्लायर की हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है इन्फिनिटी। दोस्तों ये हाईएस्ट तब हो सकती है जब MPS की वैल्यू मान लो 0 हो, तो इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा।
या फिर मान लो एमपीसी की वैल्यू 1 हो, एमपीसी की जगह 1 लिखूं तो भी इसका आंसर इंफिनिटी आएगा। तो मल्टीप्लायर इंफिनिटी तब होता है जब एमपीसी 1 हो और एमपीएस 0 हो। तो क्वेश्चन यही पूछा है आपसे कि मल्टीप्लायर हाईएस्ट कब होगा, तब होगा जब कौन क्या हो, मल्टीप्लायर विल बी हाईएस्ट जब एमपीएस 0 हो और एमपीसी 1 हो। तो यहां पर तो एमपीसी इजिकल टू एमपीएस लिखा है, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू आधी आधी है। एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों का टोटल 1 होता है। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो दोनों का मतलब दोनों की वैल्यू 0.5 0.5 है। इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एमपीसी 0 होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 आएगी, 1 की तो बात हो नहीं रही। यहां पर एक गेम करते हैं बढ़िया वाली, इस ऑप्शन को अगर मुझे ठीक बनाना है तो भाई यहां पर आपको सही ऑप्शन के तौर पे मुझे देना होगा 1। अगर 1 होगा एमपीएस तो ये लाइन ठीक है, इसके साथ चले जाएंगे, समझ रहे हो, तब ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं जी, क्या लिखा है, एमपीसी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डैश टू चेंज इन डैश। एमपीसी किस चीज का रेशियो है, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो यहां चेंज इन कंजम्पशन, इधर चेंज इन इनकम आ जाएगा और नीचे एबीसीडी के ऑप्शन लिखे मिल जाएंगे, जो ऑप्शन ठीक हो वो ठीक कर देना, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगर एमपीसी और एमपीएस एक दूसरे के बराबर हुए तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी। अगर एमपीसी और एमपीएस एक दूसरे के बराबर हुए तो दोनों की वैल्यू 0.5 होगी, यानी एमपीसी भी 0.5 और एमपीएस भी 0.5। तो मल्टीप्लायर देखो 1 अपॉन एमपीएस होता है, यानी 1 अपॉन 0.5 मान लो तो आंसर 2 आएगा। एमपीसी पुट करके भी निकालोगे तो भी 2 आएगा, तो यहां आंसर 2 आ जाएगा। नीचे ऑप्शन होंगे, जो ठीक करना होगा वो कर देना, 2 ही ठीक करोगे। आगे बढ़ते हैं, द गवर्नमेंट शुड इट्स एक्सपेंडिचर इन ऑर्डर टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। यानी यहां बीच में डैश था, गवर्नमेंट को एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है या कम करना है। अब भैया देखो एक्सेस डिमांड में डिमांड बहुत ज्यादा है, तो डिमांड को कम करोगे तो वो करेक्ट होगी। अब डिमांड को कम करने के लिए सरकार अपना खर्चा कम करती है, क्यों, सरकार का खर्चा देश के खर्चे का तो हिस्सा है, तो सरकार अपना खर्चा कम करेगी। आगे बढ़ते हैं, द कंजम्पशन कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू व्हाट। देखो कंजम्पशन कर्व ऐसा होता है। अब आपको बताता हूं असली बात, कंजम्पशन कर्व के स्लोप का नाम एमपीसी होता है। यह कंजम्पशन कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकता है, ऐसे। कब यह पैरेलल होगा, जब एमपीसी की वैल्यू 0 होगी। तो जब एमपीसी की वैल्यू 0 होगी, देखो ना कैसे, कंजम्पशन की इक्वेशन क्या होती है, सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। अगर ये 0 हो गया तो सी और सी बार बराबर हो जाएंगे। मान लो कोई भी वैल्यू है 10 है, 10 हो जाएगी, तो 10 यहां पर हुआ तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाएगा, तो यहां पर 0 भर देना। ओके, आगे, एपीसी इज इक्वल टू डैश, बीच में डैश है, एट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ इनकम। पहली बात तो ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ इनकम क्या होता है, देखो कभी ऐसी सिचुएशन देखी है कि 100 रुपए कमाए हो, 100 रुपए खर्च कर दिए हो, यानी कुछ ना सेव किया, जितने पैसे कमाए उतने पैसे खर्च कर दिए, तो उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यार ब्रेक इवन पॉइंट समझना जरूरी, पहले तो लव सर आपको बता रहे हैं उस्ताद ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो उस्ताद ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट हुआ जहां पर इनकम और तुम्हारे कंजम्पशन बराबर थे, 100 रुपए कमाए, 100 के 100 खर्च दिए, मतलब सेविंग हो गई 0। इस पॉइंट पर एपीसी अगर तुम्हें निकालना है, एपीसी क्या होता है, सी अपॉन वाई। एपीसी है ना क्वेश्चन में, तो यार यहां पर ये मान के चलो कि जितना सी है उतना ही वाई है, तो मान लो सी 10 है तो वाई भी 10 है, तो आंसर 1 आना है। ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी की वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू 1, हाँ 1 ही है, नीचे देखो 1, तो आंसर 1 आएगा। नीचे ऑप्शन लिखे होंगे उसको ठीक कर देना, जो आपको सूट कर रहा हो, सही सूट करेगा ऑब्वियसली, जब सही जानोगे तो सही करोगे। अगला, सेविंग कर्व एंड कंजम्पशन कर्व कैन नेवर बी पैरेलल टू ईच अदर। सेविंग कर्व और कंजम्पशन कर्व एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकते। देखते हैं जी, ये कंजम्पशन कर्व होता है और ये सेविंग कर्व होता है, ये तो मैंने पैरेलल बना दिए,
लेकिन कभी कभी जब आप डायग्राम बनाते हो तो ये कंजम्पशन कर्व और ऐसा सेविंग कर्व बन जाता है। हाँ, ये एक दूसरे के पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये पैरेलल तब होते हैं, पैरेलल जब होते हैं जब एमपीसी और एमपीएस बराबर होते हैं। ठीक है, लिखा है ना, कैन नेवर बी पैरेलल, फॉल्स है लाइन। पैरेलल हो सकते हैं अगर इन दोनों का स्लोप इक्वल हो। मैथ्स में एक लाइन कही जाती है, जब दो कर्व का स्लोप एक दूसरे के बराबर होता है तो वो दोनों कर्व एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। कंजम्पशन कर्व का स्लोप एमपीसी है, सेविंग कर्व का स्लोप एमपीएस है। जब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो दोनों कर्व पैरेलल होंगे। आप पेपर में ऐसा बना रहे हो, ऐसा बना रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एपीसी कैन नेवर बी इक्वल टू एपीएस। एपीसी और एपीएस एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। क्यों? भांग खाई है, हो सकते बराबर। एपीसी प्लस एपीएस दोनों का टोटल 1 होता है। ये 0.5 हुआ तो ये भी 0.5 हो सकता है, फिर भी टोटल 1 रहेगा, तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे, एमपीसी एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आर इनवर्सली रिलेटेड। एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में पहले तो फॉर्मूला देख लो क्या होता है। ये होता है, कह रहे एमपीसी और मल्टीप्लायर इनवर्सली रिलेटेड है, मतलब इनके बीच में उल्टा रिलेशन है। सीधा रिलेशन है, बताता हूं कैसे, देख लो कैसे। एमपीसी की वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर लो आप, 0.5 अज्यूम कर ली, फिर 0.8 अज्यूम कर ली, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल दो। निकालो जी, 0.5 है ना, मान लो यहां 0.5 लिख दूं मैं, 1/1 माइनस 0.5, तो आंसर मेरा 2 आएगा। बच्चा वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करके देख लेना। अगर 0.8 अज्यूम कर रहा हूं, अगर मैं ले रहा हूं मल्टीप्लायर को 1 माइनस 0.8, तो आंसर देख लेना 5 आएगा। तो जब ये 0.5 है तब आंसर 2 है, जब ये 0.8 है तब आंसर 5 है। तो जैसे जैसे एमपीसी बढ़ी वैसे वैसे मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ गई। एमपीसी बढ़ा 0.5 से 0.8 तो मल्टीप्लायर भी बढ़ गया 2 से 5। साफ पता लग रहा है पॉजिटिव रिलेशन है, धनात्मक संबंध है। हिंदी में बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन को धनात्मक संबंध, और नेगेटिव रिलेशन को बोलते हैं ऋणात्मक संबंध। ये धनात्मक संबंध है भाई, तो इनवर्सली रिलेटेड नहीं है। गिवन स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। ये जो कर रहे हो ना, ये जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर रहे हो आप मेरे साथ, इसके अंदर तुम्हारा कहीं ना कहीं पेपर को सॉल्व करने के तिलिस्मी कारनामे छिपे हुए हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे, अगर तुमने ये कर लिए तो सच में कुछ कर जाओगे आगे। अगला, ये क्या, इसके साथ साथ तुम्हें एक यकीन दिलाता हूं, ये क्वेश्चन करने के बाद तुम सीयूईटी की तैयारी के लिए भी तैयार हो रहे हो। तो एपीएस इज 0 एट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ इनकम। भाई ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ इनकम वो होता है जहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं। अब इनकम और कंजम्पशन बराबर है तो मतलब सेविंग 0 है। एपीएस की वैल्यू क्या वहां पर 0 होती है। एपीएस क्या होता है, सेविंग अपॉन इनकम। अब यहां तो सेविंग 0 होती है, तो अपॉन इनकम कुछ भी वैल्यू हो, चाहे कुछ भी हो, अंतर तो 0 ही आना है। हाँ भाई, एपीएस 0 होती है ब्रेक इवन पॉइंट पे, सेविंग 0 तो वो भी 0 है, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, यानी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है एपीसी की वैल्यू कम होती है। बात तो बिल्कुल ठीक है, मैथ्स के थ्रू समझाऊंगा। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम। अब देखो मैथ्स में एक बात बोली जाती है कि जब जब इस डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है तो इस पूरे की वैल्यू कम होती जाएगी। इस पूरे को एपीसी बोलते हैं ना, एपीसी की वैल्यू कम होती जाएगी। बात बिल्कुल ठीक है, ओके रिपोर्ट है। डिनोमिनेटर से नेगेटिव रिलेशन होता है तो लाइन बिल्कुल ठीक बैठती है, यहां पर ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। आगे, द मिनिमम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 0। फॉल्स है, फॉल्स। मल्टीप्लायर की कम से कम वैल्यू होती है 1 और मैक्स टू मैक्स वैल्यू होती है इंफिनिटी। तो मिनिमम वैल्यू इज 1 नॉट 0। आगे, द कंजम्पशन कर्व नेवर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। कंजम्पशन कर्व कैसा दिखता है बेचारा, वाई एक्सिस से निकल रहा है, ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट करता ही नहीं। बात बिल्कुल ठीक है। ओ माय गॉड, अब आ गया आपके साथ असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी ताबड़तोड़ बहुत बढ़िया होते हैं भाई। देखो जी, पहले तो लाइन पढ़ लो। सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, अगर दोनों में से लाइन लिखी हुई दो, असर्शन और रीजन, अगर दोनों में से कोई एक लाइन भी गलत हुई ना तो मैं सी और डी ऑप्शन के पास जाऊंगा। मुसीबत तब होती है जब दोनों लाइनें ठीक होती हैं। जब दोनों लाइनें ठीक हो तो ऑप्शन ए या बी में से एक ठीक होने वाला है, वहां लफड़ा है। देखते हैं पहली बात तो, एपीएस इज ऑलवेज लेस देन 1। एपीएस की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। मैक्स टू मैक्स इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, लेकिन जनरली इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होती है, क्योंकि अगर ये 1 हो गया तो एपीसी 0 हो जाएगा। एपीसी में कंजम्पशन का भी 0 होता नहीं है। दूसरा,
एपीसी कैन नेवर बी जीरो। बात तो बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब तुम फंस गए हो, ए और बी में आ गए हो। जब ऐसे फंस जाओ तो आप इन दोनों लाइनों को जोड़ दो। आप लाइन 1 जो लिखी है असर्शन, उसके बाद लिखो बिकॉज, फिर लाइन लिखो रीजन, फिर पढ़ो सेट बैटरी है मतलब एपीएस इज ऑलवेज लेस देन 1 बिकॉज एपीसी कैन नेवर बी जीरो। बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों सेट बैठते हैं, तो जब दोनों सेट बैठ रहे हैं और रीजन भी ठीक हो तो ए वाला आंसर ठीक होता है। देखो जनरली, क्योंकि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो यहां पर जाएंगे हम ए के साथ, बिल्कुल बिना किसी मतभेद के, लड़ाई झगड़े के, हमने ए आंसर ठीक कर दिया। आगे पूछते हैं एक और ऐसा तिलिस्मी क्वेश्चन है। अब भाई यहां जरा कलर चेंज कर लेते हैं। ए में लिखा है इन्फ्लेशनरी गैप इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन एडी एंड 45 डिग्री लाइन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। एक हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है ये इन्फ्लेशनरी गैप। देखो जी क्या है, ये 45 डिग्री लाइन है, ये एडी है, ठीक है। ये बोल रहा है इट इज अ हॉरिजॉन्टल डिफरेंस बिटवीन एडी एंड 45 डिग्री लाइन, और एक और एडी होता है मान लो ये ओवर एम्प्लॉयमेंट वाला। तो यार ये 45 डिग्री लाइन ये बना रखी है, हमारा जो डिफरेंस होता है इन दोनों कर्व के बीच का, ये जो डिफरेंस है वर्टिकल है, और ऐसे डिफरेंस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। एक्चुअली हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है दोनों इनकम के बीच का, और वर्टिकल डिफरेंस है दोनों एग्रीगेट डिमांड के बीच का, तो पहली लाइन ही गलत है। फिर गवर्नमेंट यूज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी टू करेक्ट इन्फ्लेशनरी गैप। देखो फिस्कल पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ऐसा है कि गवर्नमेंट यहां पर टैक्स बढ़ाती है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करती है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी मतलब ऐसी फिस्कल पॉलिसी जिससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए। इसके अलावा एक होती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, ऐसी फिस्कल पॉलिसी जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए। तो ये बात ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को कम करवाती है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ऑलरेडी ज्यादा है। ऊपर वाली लाइन गलत है, तो देख लो जब ऊपर वाली लाइन गलत है तो असर्शन इज फॉल्स, तो डी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। यहां थोड़ी तसल्ली मिलती है, जब एक गलत है लाइन, एक गलत है तो तसल्ली मिलती है, दोनों सही हो जाती है तो चिपक जाते हैं ए और बी ऑप्शन, फिर वहां थोड़ी देर तक टाइम बिताना पड़ता है। आगे पूछो जी, सरकारी बजट के क्वेश्चन चल रहे हैं। एग्जांपल पूछ लिया, डायरेक्ट टैक्स का कौन सा है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, वैट इनडायरेक्ट टैक्स है, सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। अगला, डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स विच इज इंपोज्ड ऑन। इंपोज का मतलब होता है लगाना। डायरेक्ट टैक्स किस पर लगाया जाता है? देखो, गुड्स और सर्विस के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। उसके अलावा इंडिविजुअल्स पर जो टैक्स लगाया जाता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और भी डेफिनेशन है, मतलब ये पॉइंट तुम्हें क्लियर होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स कॉर्पोरेशंस पे यानी कंपनीज पे लगाया जाता है, या सेल्स ऑफ गुड्स पे, या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे, या सर्विस प्रोवाइडर पे। सर्विस प्रोवाइडर पे कुछ नहीं लगाया जाता, ये सर्विस टैक्स में आ जाता है। गुड्स इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेशंस मतलब इंडिविजुअल्स भी लिखा आ सकता था पेपर में। कंपनी पे जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, कंपनी के प्रॉफिट पे, या इंडिविजुअल की इनकम पे लगता है वो भी होता है। तो ये हमारा सही हो जाएगा यहां पर। आगे भागते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसिप्ट फॉर द गवर्नमेंट। कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी नहीं है। अब देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक टैक्स वाली, तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सब कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट है। एक नॉन टैक्स है, फीस, फाइन, एस्चीट, प्रॉफिट, डिविडेंड, ये सब सरकार को जो पैसा मिलता है ये नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है, लेकिन है तो रेवेन्यू रिसिप्ट ही, ठीक है। उसके अलावा जो भी है, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार अपनी कंपनी का कोई हिस्सा बेच देती है तो अपने एसेट्स को कम कर बैठती है, एसेट्स को कम कर बैठती है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। ये डायरेक्ट टैक्स है यानी रेवेन्यू रिसिप्ट है। ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो ए वाली नहीं है, ये कैपिटल रिसिप्ट है भाई सरकार की। इसको सेल ऑफ शेयर इन पीएसयू भी बोलते हैं, बड़ा पॉपुलर रहता है ये पेपर के लिए। आगे, द पॉलिसी यूजफुल टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज द। ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को रिड्यूस कर देती है? देखो, इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए सरकार अपने टैक्स का इस्तेमाल करती है। अमीरों पर टैक्स बढ़ा देती है, गरीबों पर टैक्स कम कर देती है, गरीबों को कुछ सुविधाएं फ्री में भी दे देती है, एजुकेशन, हेल्थ जैसी सर्विसेज। तो ये गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी होती है, इसको हम फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं। तो बजटरी पॉलिसी लिखा हो या फिस्कल पॉलिसी लिखा हो, उसको सही आंसर बोलना है यहां पर। इंडस्ट्रियल पॉलिसी गलत, पॉपुलेशन पॉलिसी गलत, फॉरेन पॉलिसी गलत, बजटरी पॉलिसी बोलो या बोलो फिस्कल पॉलिसी।
सी के साथ जाएंगे, ये सही है। इस तरीके से क्वेश्चन करो कि दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्रैक कर पा रहे हो, है ना। और मैं तो यार सीरियस होकर पढ़ा रहा हूं, पता है ना कि बोर्ड की तैयारी के अंदर सीरियस होना बनता है। इस टाइम वो बकलोली, वो मजाक, ये तरीके नहीं चलेंगे, वो पूरे साल हो लिए बहुत है। अब पेपर आ गया ना, अब पेपर के अंदर तुम चाणे लेवल की तैयारी कर लो, मतलब जो आगे निकलेगा उसका इनाम बनेगा, जो पीछे रह गया वो पीछे रह गया, हमेशा के लिए पीछे रह गया, जंगल में गुम हो जाएगा। अगर शेर बन के बाहर निकलना चाहते हो ना तो भीड़ से आगे निकलना पड़ेगा। भीड़ से कैसे आगे निकलोगे? सीरियस होकर पढ़ाई कर लो, निकल जाओगे, समझे। अगले क्वेश्चन पे, बजटरी पॉलिसीज आर इंप्लीमेंटेड बाय, बजटरी पॉलिसी कौन इंप्लीमेंट करता है? फॉरेन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई या कमर्शियल बैंक? बजट बनाता है जो, वही पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ये इंप्लीमेंट करती है, समझ रहे हो। कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी होती है? आपको वैसे बता देता हूं, अब बता देता हूं क्योंकि आया है तो वैसे डिटेल वाली चीज। गवर्नमेंट बजट का चैप्टर पूरा रिकॉर्ड करके देख रखा है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, बहुत बढ़िया चैप्टर, पूरे डेप्थ कॉन्सेप्ट के लिए आप वहां जाएंगे। कैपिटल रिसिप्ट सरकार की वो रिसिप्ट होती है जिससे सरकार के, देखो रिसिप्ट का मतलब क्या है? पैसा लेना। जब पैसा लेते हो तो कुछ अपना बेच देते हो, है ना। तो सरकार के या तो कुछ बिक गया हो, एसेट्स कम हो गए हो, या सरकार के ऊपर कर्जा चढ़ गया हो, ऐसी रिसिप्ट गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट होती है। और एसेट डिक्रीज होने को यहां बोला गया वर्ड रिड्यूस, और इंक्रीज होने को बोलते हैं क्रिएट। तो देखते हैं क्या ऑप्शन सेट हो रहा है। कैपिटल रिसिप्ट वो है जो क्रिएट करेगी नए एसेट्स, क्रिएट नहीं होते हैं, कम होते हैं। क्रिएट करेगी लायबिलिटी, हाँ बिल्कुल क्रिएट हो सकती है, लाइन ठीक है। डू नॉट क्रिएट एसेट, डू नॉट वाली नहीं है, डिक्रीज ही करेगी। डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी, ये भी खत्म है। तो एक फीचर सेट हो रही है यहां पर, बी के साथ जाएंगे। तो कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट आर द रिसिप्ट्स व्हिच ईदर reduces assets of the government or create liability for the government, या which either decrease assets of the government and increase liability of the government. This is the language you can write in your answer sheet. आगे बढ़ो जी। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कैपिटल रिसिप्ट है सरकार की, कहीं लिखा है? ये लिखा, पीछे वाले क्वेश्चन से आइडिया लगा लिया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार क्वेश्चन दूंगा। डिसइन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन भाई स्टार क्वेश्चन है, ये ले लो। 1 2 3 4 5 किसी ना किसी तरीके से पेपर के अंदर ये क्वेश्चन शामिल होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा, ये पेपर में क्वेश्चन शामिल होगा ही होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है? टोटल इंटरेस्ट पेमेंट ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ। सरकार ने पैसा उधार लिया, सरकार ने उस उधार के पैसे के बदले में ब्याज दिया। तो वही बोल रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट जो सरकार पे करती है अपनी बोरिंग्स पे, वो इन चार में से किसका हिस्सा नहीं है? नहीं है। बजटरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। कॉन्सेप्ट आसान करने के लिए बताता हूं। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो जब तुम प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट कर रहे हो और आपने यहां से इंटरेस्ट को माइनस कर दिया, मतलब हटा दिया, तो आप ये समझ सकते हो कि प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आती, तो ए इज द राइट आंसर। हटा दी ना इसमें से, तो नहीं आती। अगला, कस्टम ड्यूटी डैश टैक्स है। कौन सा टैक्स है भैया? इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट। समझ रहे हो? अब खेल खिलाने वाले क्वेश्चन है आगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन, कौन सा टैक्स है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, समझो। अगला, द बजट स्पीच इज गिवन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। सही बात या गलत बात? सही बात। बजट स्पीच हमारे देश के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ही देते हैं। आगे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज द डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या डायरेक्ट टैक्स है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी क्या डायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। सेंट्रल एक्साइज इसलिए बोला है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लगा रही है, तो ये फॉल्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। आगे बढ़ते हैं। आ गया जी। अब बजट इज सेड टू बी इन सरप्लस बजट। बजट को सरप्लस बजट कब बोलेंगे? आप चारों ऑप्शन पढ़ो, इतने में एक गुड पानी पी लो यार। ठीक है, पानी भी पीना जरूरी है उस्ताद। ऑप्शन पढ़ लोगे जब रेवेन्यू रिसिप्ट एक्सीड कर रही है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। ऑप्शन नंबर ए है, फिर बी सी डी पढ़ो। मैं सीधा आता हूं। हाँ जी, जल्दी से पढ़िए ना। हाँ, तो सरप्लस का मतलब होता फायदा। ये तब है जब सरकार के खर्चे कम है और सरकार की रिसिप्ट ज्यादा है। खर्चे मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट मतलब टोटल रिसिप्ट। अब मैंने लाइन पढ़ी लिखा, जब टोटल बजट रिसिप्ट ज्यादा है मतलब एक्सीड है टोटल बजट एक्सपेंडिचर से, तो वो सिचुएशन इसके साथ जाएंगे, ध्यान रखना। बाकी तो कैपिटल और रेवेन्यू की बात हो रही थी, हम टोटल वाला देखते हैं बजट सरप्लस में। इसके अलावा बजट डेफिसिट होता है जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, रिसिप्ट कम होती है, और बजट बैलेंस में तब होता है
जब एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दोनों बराबर होती है। आगे बढ़ो जी। अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस, मतलब महंगाई के माहौल में गवर्नमेंट क्या करती है? भाई महंगाई के माहौल में, महंगाई आई इसलिए क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट महंगाई के माहौल में डिमांड को कम करवाती है। बस डिमांड को कम करवाने के लिए सरकार अपने टैक्स को बढ़ा देती है। टैक्स बढ़ाएगी तभी तो लोग खर्चा कम करेंगे, और अपने खुद के खर्चे पे भी लगाम लगाती है। तो सरकार को इससे फायदा ही होता है। सरकार के पास रेवेन्यू आता है ना ज्यादा, तो सरप्लस में होता है, तो गवर्नमेंट यहां सरप्लस बजट को यूज करती है। समझ रहे हो? फायदा होगा ना सरकार को। आगे, द अबव न्यूज इंप्लाइज दैट रुपी हैज डैश डेप्रिशिएटेड और एप्रिशिएटेड अगेंस्ट द यूएस डॉलर। ये जो अबव न्यूज है ना, इसको अबव को आप यहां से रिमूव कर दो, क्योंकि न्यूज मैं दूंगा आपको। यहां अबव की जगह बिलो न्यूज कर दो। और न्यूज क्या है? न्यूज मैं बता रहा हूं, यही तो मुझे बताना था तुम्हें। आपको यह बताना है कि रुपी डेप्रिशिएट हुआ है या अप्रिशिएट हुआ है। और न्यूज ये है फॉरेन एक्सचेंज रेट इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 82:1 टू 83:1। अब बताओ रुपया अप्रिशिएट हुआ है डेप्रिशिएट हुआ है? देखो, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है इसका मतलब 82 का $1 आ रहा था, अब 83 का $1 आ रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी अब हमें महंगी पड़ रही है। महंगी पड़ रही है मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। तो दिस इज द डेप्रिशिएशन, दिस इज द डेप्रिशिएशन, राइट? देख गए? तो यहां पर ये करेंगे। अगला, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द रुपी लीड टू, रुपी यूनिट की वैल्यू जब बदल जाती है तो उसके क्या होता है? चेंज इन द वैल्यू ऑफ रुपी। तो क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड फॉर डॉलर। इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी डॉलर की डिमांड। अब देखो दोस्तों, चेंज इन द वैल्यू ऑफ रुपी बोल रहे हैं। चेंज की जगह मैं यहां पर एक वर्ड लगाना चाहूंगा। चेंज की जगह मैं लिखना चाहूंगा इंक्रीज। इंक्रीज लिखना चाहूंगा। अगर रुपी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, मान लो रुपी पहले 82 रुपीज का $1 रह रहा था, अब 81 रुपीज का $1 आने लग गया, तो रुपया स्ट्रांग हो गया। ऐसे में डॉलर की डिमांड हम ज्यादा करेंगे कम करेंगे? ज्यादा कर सकते हैं भाई, पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है ना, हमारा पैसा स्ट्रांग है तो डॉलर खरीद सकते हैं हम। तो इंक्रीज हो जाएगा यहां पर, इंक्रीज। इंक्रीज को ठीक करेंगे यहां पर, ठीक है ना? ओके, डिमांड फॉर डॉलर हम बढ़ा देंगे। आगे, अगला, इंपोर्ट ऑफ मशीन विल बी एंटर्ड ऑन डैश साइड ऑफ डैश अकाउंट ऑफ बीओपी। अब बच्चों देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट के अंदर भी दो साइड है, कैपिटल अकाउंट के अंदर भी दो साइड है। किसी भी अकाउंट की दो साइड होती है। एक में पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं क्रेडिट साइड, एक में पैसा जा रहा है उसको बोलते हैं डेबिट साइड। और बीओपी के दोनों अकाउंट के अंदर हम सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यानी यहां पर सिर्फ वो पैसा रिकॉर्ड करते हैं जिससे फॉरेन करेंसी या तो आए या फॉरेन करेंसी जाए। ठीक है, तो इसलिए जो ट्रांजैक्शन दिया वो इंपोर्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है। जब हम विदेश से मशीन इंपोर्ट कराएंगे तो हमारे यहां से पैसा जाएगा, जाएगा तो मतलब पेमेंट साइड में रिकॉर्ड हो रहा है। पेमेंट साइड को बोलते हैं डेबिट साइड। ये तो कंफर्म है कि पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा। अब कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, करंट में या कैपिटल में? भैया करंट में होगा, क्योंकि मशीन है विजिबल आइटम। करंट अकाउंट में विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम, चार चीजें रिकॉर्ड होती है। तो मशीन वाला बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। करंट अकाउंट की पेमेंट साइड में एंटर्ड ऑन पेमेंट साइड यानी डेबिट साइड। कौन से अकाउंट की? करंट अकाउंट की। इन्वेस्टमेंट होता तो कैपिटल में होता। तो कौन सी साइड है? डेबिट का है, डेबिट और करंट का लिखा है, डेबिट करंट, डेबिट करंट, डी पे आ गया, करंट लग गया बिजली वाला। अगला, एक्सपोर्ट्स आर अ पार्ट ऑफ डैश अकाउंट ऑफ बीओपी। बीओपी के कौन से अकाउंट का हिस्सा है एक्सपोर्ट्स? अब देखो, एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, चाहे विजिबल गुड्स का हो चाहे इनविजिबल गुड्स का हो, करंट अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं उसको। तो एक्सपोर्ट करंट अकाउंट का हिस्सा हो गया, तो हम यहां करंट चूज कर लेंगे।
बिजली वाला करंट नहीं, बीओपी वाला करंट, ध्यान रखना। अगला, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब करेंसी की वैल्यू का कम होना ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कह रहा है कि डिमांड और सप्लाई की वजह से अगर किसी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं। सरासर गलत बात है ये। क्यों? अब सुनो, देखो दोस्तों, एक वर्ड होता है डेप्रिसिएशन, एक होता है डिवैल्यूएशन। जब डिमांड सप्लाई की वजह से करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो उसको डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बोलते हैं। अगर सरकार ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में अपनी मर्जी से करेंसी की वैल्यू को कम किया है तो उसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं। तो डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन जैसी चीजें सरकार की मर्जी से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होती है, और अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जैसी चीजें मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होती है। आगे बढ़ते हैं। अदर नेम ऑफ मैनेज फ्लोटिंग रेट इज, मस्त नेम है, वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मस्त नेम है। इसको बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग रेट। मैंने ऐसे डर्टी जैसे शब्द ज्यादातर सुने नहीं है। जब डर्टी वर्ड सुनता हूं तो डर्टी पिक्चर याद आती है। कौन सी हीरोइन थी वो? एक थी बॉलीवुड में मूवी आई थी डर्टी पिक्चर, नसीरुद्दीन शाह उसमें हीरो था। देखी नहीं मैंने। उलाला उलाला तू है मेरी फैंटेसी ऐसे करके गाना भी है। नसीरुद्दीन शाह, विद्या बालन याद आई, विद्या बालन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही करके कुछ कनेक्ट करोगे ना किसी वर्ड से कुछ ना कुछ कनेक्ट करते फिरोगे, जो चाहे उल्टी सीधी चीजें हो, बस तुम्हें कुछ ना कुछ याद रहता रहेगा। और याद रहता रहे ये मोटिव होना चाहिए, चाहे किसी भी चीज की वजह से हो। क्या बोल रहा है? अ सरप्लस इन ब्यूटी का मतलब क्या होता है? ब्यूटी सुनो पहली बात तो, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं, इसको मर्चेंडाइज बैलेंस भी बोलते हैं। ये क्या होता है? विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट माइनस विजिबल आइटम का इंपोर्ट। सिर्फ विजिबल होने चाहिए, इनविजिबल नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें सरप्लस कब होगा? सरप्लस तब होगा जब एक्सपोर्ट विजिबल का ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, मतलब पैसा ज्यादा आया और गया कम। तो यहां देखो कहां लिखा है, टोटल इंपोर्ट लिख दिए, टोटल एक्सपोर्ट। इंपोर्ट जब टोटल तो लेना ही देना नहीं है, विजिबल होना चाहिए सिर्फ। हाँ, विजिबल इंपोर्ट, विजिबल एक्सपोर्ट। विजिबल इंपोर्ट अगर 100 के हुए, एक्सपोर्ट अगर 90 के हुए तो 10 का माइनस नुकसान हो गया, डेफिसिट है ये। तो एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो ये फायदा है। तो हम यहां जाएंगे डी वाले पे। डी वाला इज द राइट आंसर। यही है राइट चॉइस बेबी, यही है राइट चॉइस। समझे? आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से हम फॉरेन करेंसी की डिमांड नहीं करते? देखो, हम फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं? हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं इंपोर्ट कराने के लिए, कुछ खरीदने के लिए। हम विदेशों में चक्कर मारने के लिए, घूमने के लिए, टूर ट्रैवलिंग के लिए, उनकी करेंसी को स्पेकुलेट करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सट्टा लगाने के लिए, उनके देश में इन्वेस्ट करने के लिए। कोई बंदा रहता हो, बंदी रहती हो वहां पर, तो उसको गिफ्ट देने के लिए, मतलब रिलेटिव रहते हो तो उसको गिफ्ट देने के लिए हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं। और जो भी मैंने आपको रीजन बताया, इन सबको बोलते हैं सोर्स ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। क्वेश्चन में पूछा हुआ है फॉरेन करेंसी यानी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड का कौन सा सोर्स नहीं है? इंपोर्ट कराने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए? जी चाहिए। टूरिज्म टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विदेश में घूमने जाने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, बैंकॉक जाना है, फॉरेन करेंसी चाहिए। बोरोइंग्स और इन्वेस्टमेंट अब्रोड, विदेश में इन्वेस्ट करना चाहोगे तो फॉरेन करेंसी चाहिए। बोरिंग के लिए कुछ नहीं चाहिए, बोरिंग के लिए तो आएगी, वो आएगी। कौन आएगी? फॉरेन करेंसी आएगी। वो मत सोचो तुम। बीच बीच में तुम भी यार एक गुट पानी पी लो जब वीडियो देख रहे हो। तो कोई डाउट है तो फिर आप इस वीडियो के अंदर मुझे लिखकर बता दोगे, तो अगली वीडियो के अंदर आपको उस डाउट को सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? स्मार्ट बच्चे समझते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर पॉजिटिवली रिलेटेड। कह रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन करेंसी की सप्लाई पॉजिटिवली रिलेटेड है। जैसे जैसे फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे हमारे देश के अंदर डॉलर बहुत सारे आ रहे हैं तो डॉलर की वैल्यू कम होती है। देखो ना, कोई चीज जिंदगी में ज्यादा ही आ जाए तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, चाहे प्यार हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे धोखा हो। जिसको धोखे बहुत मिले हैं ना, वो धोखों से डरता नहीं है। जिसको प्यार बहुत मिला है उसके लिए प्यार की वैल्यू कम हो जाती है। जिसको डॉलर बहुत मिले हैं ना, वो डॉलर की वैल्यू को समझता नहीं है। समझ रहे हो? तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। डॉलर की वैल्यू कैसे कम होगी? मान लो एक्सचेंज रेट 82:1 है तो 81:1 की तरफ चला जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक्सचेंज रेट कम होता है। जब सप्लाई बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट कम है, तो उल्टा रिश्ता है, तो नेगेटिव रिलेशन है भाई। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ओके, आगे चलो जी।
डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन है, बीच में घुसा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व कर लेना। नहीं 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 नहीं, नहीं। बीओपी का क्वेश्चन है, ठीक है। ऑटोनोमस, ऑटोनोमेंस लिख दिया, ठीक है, टाइपिंग हो गई, एरर हो गई। ऑटोनोमस रिसिप्ट है मान लो 500 करोड़ की, और ऑटोनोमस पेमेंट है मान लो 710 करोड़ की। ये ऑटोनोमस वर्ड की यूज किया, बताता हूं। देखो हमारे देश के अंदर जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, एक होते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन सारे ट्रांजैक्शन होते हैं जो किसी दूसरे ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करते। मेरा मन कर रहा है कुछ मंगाने का तो मंगाऊंगा, तो ये ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन स्पेशल होता है, जो बीओपी के डेफिसिट या सरप्लस जैसी सिचुएशन को कंट्रोल में लेकर आता है, बैलेंस में लेकर आता है। तो उसकी बात नहीं हो रही, मतलब नॉर्मल ट्रांजैक्शन की। तो बोल रहा है ऑटोनोमस पेमेंट 710 की है और ऑटोनोमस रिसिप्ट 500 की है, तो इसका मतलब पेमेंट ज्यादा है, रिसिप्ट कम है, तो 210 का नुकसान है। बीओपी में डेफिसिट है, ये क्वेश्चन भाई मैं बहुत जबरदस्त मानूंगा। तो ऐसे में 210 रुपए का एक अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन होता है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन में से। आरबीआई के पास ऑफिशियल रिजर्व रखा होता है, फॉरेन करेंसी का स्टॉक, वहां से होता है। कितने रुपए का होगा वो? 210 का होगा, 210 रुपीस करोड़। भाई साहब क्या क्वेश्चन बनाया है, ये सरकारी सपोर्ट मटेरियल वालों ने बनाया है, कैडे लेवल का क्वेश्चन। इसको दिल दूंगा मैं, दिल दिल, 3 दिल दे दिए, एक मेरा, एक तुम्हारा और एक पेपर वाले का जिनने क्वेश्चन बनाया। इस क्वेश्चन को दिए हैं दिल, ध्यान रखना। ओके, आ जाओ जी अपने अगले पे। क्या बोल रहा है? पॉजिटिव ऑफिशियल रिसोर्स ट्रांजैक्शन, रिसोर्स नहीं है, रिजर्व है। ट्रांजैक्शन इंप्लाइज इंपल्स और डेफिशियल इन बीओपी। देखो पॉजिटिव ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन है, तो ये क्या बता रहा है? इंपल्स नहीं है वो, ये सरप्लस है, ठीक है, ये डेफिसिट है। अगर तुमने कोई पॉजिटिव ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन किया, मतलब अपने फॉरेन रिजर्व बढ़ा दिए अपने पास, बढ़ाए हैं ना, मतलब आपके पास पहले कमी थी, कमी थी मतलब डेफिसिट था, तो पहले डेफिसिट वाली सिचुएशन थी, इसलिए आपने बढ़ाया है। ओके, आगे। करंट अकाउंट ऑफ बीओपी का कौन हिस्सा नहीं है चारों में से? एक्सपोर्ट ऑफ गुड, विजिबल एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, विजिबल का, इनविजिबल का एक्सपोर्ट होता है। इंपोर्ट ऑफ गुड, विजिबल का इंपोर्ट है, ये भी सोर्स है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है, ये कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन है, करंट अकाउंट का नहीं है। कैपिटल अकाउंट में 3 ट्रांजैक्शन होते हैं, बोरिंग्स एंड लेंडिंग्स फ्रॉम अब्रॉड, पहला। दूसरा इन्वेस्टमेंट का लेना देना, चाहे वो एफडीआई हो चाहे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो। तीसरा ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन वाला, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो कैपिटल अकाउंट में होते हैं। आगे बढ़ो जी। क्या बोल रहा है? इफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इन शोइंग अ डेफिसिट ऑफ 400, बीओटी में डेफिसिट आ गया 400 का बाबू, एंड विजिबल इंपोर्ट 1200 के हो गए, विजिबल के इंपोर्ट 1200 के है, तो आपसे पूछा है विजिबल के एक्सपोर्ट कितने के हैं? तो यार देखो बीओटी क्या होता है? विजिबल का एक्सपोर्ट माइनस विजिबल का इंपोर्ट। अब यहां पर आया डेफिसिट, डेफिसिट है तो मतलब ये इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, ये डेफिसिट में बीओटी की वैल्यू माइनस में हो जाएगी, कितने की? 400 है ना, डेफिसिट को ऐसे लिखते हैं नुकसान में, और इंपोर्ट की वैल्यू 1200 दी हुई है, एक्सपोर्ट की वैल्यू निकालनी है एक्सपोर्ट की, तो इसको यहीं रहने दो, इसको उधर ले जाओ, तो 1200 माइनस 400, 800 आ गया आंसर। देखो अपने ऑप्शन में 800 कहां लिखा है? सी नंबर पे लिखा है। फालतू की चीजें पढ़नी नहीं है, सॉल्व करना आना चाहिए। ये पेपर में आने के चांस हैं। ये क्वेश्चन हमारा स्टार वाला क्वेश्चन है, और स्टार क्या, इसको ऐसे वाला स्टार दूंगा, ऐसे वाला पेपर में आने वाला क्वेश्चन है भाई। ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, लगता है मुझे आएगा पेपर में, समझ रहे हो? अगले पे चलते हैं। सरप्लस इन बीओटी ऑलवेज इंप्लाइज अ सरप्लस इन बीओपी। अगर बीओटी में सरप्लस होगा तो इसका मतलब बीओपी में भी सरप्लस होगा? नहीं, बिल्कुल गलत, सख्त गलत। बीओटी का मतलब तो छोटी सी चीज है, विजिबल आइटम से रिलेटेड। बीओपी तो बहुत बड़ा तंबूरा है, सब कुछ आ रहा है उसके अंदर, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सब कुछ आ रहा है, तो गलत लाइन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो चारों स्टेटमेंट पढ़नी पड़ती है, और बताओ कौन सी सही है, चारों पढ़ के बताना पड़ेगा, तो इट विल कंज्यूम योर टाइम, ऑब्वियसली कंज्यूम योर टाइम। देखो जी, लाइन पढ़ते हैं फिर। करंट अकाउंट इंक्लूड विजिबल ट्रेड। करंट अकाउंट में विजिबल ट्रेड आता है? बिल्कुल आता है, लाइन तो ठीक है।
अ डेफिसिट इन बीओपी मींस नेट इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ एन इकोनॉमी। अगर बीओपी में डेफिसिट है तो मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया है, गलत है। डेफिसिट है तो ये नहीं है, मतलब फॉरेन करेंसी का रिजर्व खत्म हो रहा है ना। बोरोइंग्स आर इंक्लूडेड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। बोरोइंग कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होती है लेकिन डेबिट में नहीं, क्रेडिट साइड में, क्योंकि बोरोइंग का मतलब रिसिप्ट है। ये लाइन भी गलत हो गई। फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर आर पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। यूनिलेटरल ट्रांसफर, ट्रांसफर इनकम है, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, कैपिटल में नहीं, तो गलत हो गई। तो पहली लाइन ही ठीक थी यार, शुरू में ही ठीक कर देते, क्यों इतना टाइम वेस्ट किया सारी लाइनें पढ़ के। कॉन्फिडेंस नहीं था क्या है? चलो आगे। ORT यानी ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस इज एन ऑटोनोमस या फिर अकोमोडेटिंग आइटम। कौन सा है भाई? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन सरकार तभी हाथ लगाती है जब सरकार फंसी हुई हो बीओपी के सरप्लस या डेफिसिट सिचुएशन में, तो वो अकोमोडेटिंग में कहलाएंगे। आगे, सरप्लस इन बीओपी मींस डैश इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बीओपी में सरप्लस है तो इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हम क्या करने वाले हैं, मतलब तरक्की हुई है या नहीं हुई है। सरप्लस है तो इसका मतलब तरक्की है, ठीक है ना, मतलब ज्यादा ही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा इंक्रीज हो गया। आगे, बीओपी इज नॉट मैनेज्ड बाय। इन चारों में से बीओपी किससे मैनेज नहीं होता, मतलब किससे करेक्ट नहीं होता, किससे ठीक नहीं होता। अगर कोई गड़बड़ की सिचुएशन हो, डेफिसिट हो बीओपी में, तो कौन से ट्रांजैक्शन से ठीक नहीं होगा भाई? फॉरेन करेंसी के सेल करने से या फॉरेन करेंसी के परचेज करने से, दोनों का इंपैक्ट देखते हैं। बीओपी में डेफिसिट है मतलब नुकसान है, यानी फॉरेन करेंसी कम हो गई है। हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज कम है, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाना है ना, तो फॉरेन एक्सचेंज परचेज करना पड़ेगा। परचेजिंग फॉरेन एक्सचेंज यहां लिखा है, समझ लो, बाकी सब गलत है। तो बी वाला ठीक है, इसको कैच कर लो, परचेज करो और करो, ठीक है ना, यही ठीक है। डेफिसिट इन बीओपी इज नॉट मैनेज बाय। हाँ, गड़बड़ी कर दी, इससे तो मैनेज हो जाएगा, समझ रहे हो। तीसरा ऑप्शन भी तो बोलो, बोरिंग्स है, यहां पर भी फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा, बोरिंग्स ले लोगे तो इससे भी मैनेज हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर सेलिंग फॉरेन एसेट्स, तुम कुछ एसेट्स बेचकर, फॉरेन एसेट्स बेचकर फॉरेन करेंसी ले लोगे तो यहां से भी मैनेज हो जाएगा। किससे मैनेज नहीं होगा? सेलिंग से मैनेज नहीं होगा, तो ए इज द राइट आंसर। फॉरेन करेंसी सेल कर दोगे तो फॉरेन करेंसी बढ़ जाएगी तुम्हारे पास? नहीं बढ़ेगी, कम हो जाएगी भाई। आगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की डीमेरिट बता दो। 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। एक तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में ना यार, करेंसी का रेट सेम सा रहता है, तो लोग यहां पर स्पेकुलेशन नहीं कर पाते। स्पेकुलेशन मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, तो यहां पर प्रोन टू स्पेकुलेटिव अटैक, ये डीमेरिट है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज हैं, अटैक मत बोलो इसको, एक्टिविटीज बोल लो, अटैक ही आ जाएगा। स्पेकुलेशन मतलब डॉलर खरीद कर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, कि आज डॉलर 80 रुपए का है, कल बेच देंगे 85 का हो गया, तो ऐसी एक्टिविटीज को सट्टेबाजी बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन, क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कैन नेवर बी क्वेश्चनड, यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चल रहा है तो सरकार की क्रेडिबिलिटी को कोई उंगली नहीं उठा सकता। या ऑटोमेटिक मैनेज ऑफ सरप्लस एंड डेफिसिट इन द बीओपी, बीओपी के अंदर सरप्लस डेफिसिट ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा अगर फिक्स एक्सचेंज रेट है, बिल्कुल नहीं होगा, सरकार को जबरदस्त ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, ये गलत है लाइन। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन नीडेड, नहीं, फिक्स है तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होगी, ठीक है। प्रोन टू स्पेकुलेटिव अटैक मतलब स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज नहीं होंगी, ऐसा तुम बोल सकते हो, ठीक है। क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कैन नेवर बी क्वेश्चन, इन दोनों के अंदर बच्चा फंस सकता है। क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट की क्वेश्चन नहीं होगी कभी भी, क्यों नहीं होगी? क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन हो सकती है। प्रोन का मतलब होता है चांसेस टू स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, चांस ही नहीं रहेंगे यहां पर, कोई स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज नहीं कर सकता। यहां पर ये है क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट की क्वेश्चन नहीं होगी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा तरीके से, मतलब इसको मैं रिमूव कर देता हूं। यहां पर ऑटोमेटिक तो नहीं होगा, सरकार की इंटरवेंशन होगी। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब जो बच्चा यहां तक पहुंचा है, एक मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 90 है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने थोड़ी सी राय देनी थी, राय दे दी। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर अपनी मर्जी से कमेंट करेगा, मैं उसके आंसर का रिप्लाई करूंगा वहीं पे ही कि सही आंसर क्या है। एक तो क्वेश्चन तुम भी ले लो यार, नहीं, या फिर एट द एंड ऑफ द वीडियो अभी इसके आंसर को मैं बता देता हूं, ठीक है। दिमाग लगाने वाला है, जिस बच्चे ने बीओपी वाला चैप्टर ढंग से पढ़ रखा होगा वो इसका आंसर सही से दे पाएगा। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का नुकसान क्या है? आगे जी, आ गया जी। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन नहीं है। 2 लाइनें लिखी है, दोनों को पढ़ लो। पहली लाइन क्या लिखी है? द कंजम्पशन कर्व इज अ अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व। कंजम्पशन कर्व, अच्छा ये सारे क्वेश्चन हम मिक्स जाएंगे, सीबीएसई सैंपल पेपर वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कंजम्पशन कर्व एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन
कर्व होता है ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। बिल्कुल सही बात है। एग्रीगेट डिमांड एंड कंजम्पशन कर्व आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों लाइनें ठीक है। देखो ना, कंजम्पशन कर्व और एडी कर्व दोनों पैरेलल ही होते हैं, तो दोनों लाइनें ठीक है। कहां लिखा ऑप्शन? ये कहां लिखा है? 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 ये लिखा, सी के साथ चले जाएंगे। आगे बढ़ो, अगला। ओइंग टू रशिया यूक्रेन क्राइसिस, रशिया यूक्रेन क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग राइजिंग इन द क्रूड प्राइसेस ड्यू टू सप्लाई साइड इश्यूज। दुनिया देख रही है कि क्रूड ऑयल का प्राइस है वो बढ़ रहा है, क्योंकि रशिया बेसिकली क्रूड ऑयल को सप्लाई करने में एक अच्छा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अब वो नहीं कर रहा क्योंकि वॉर चल रहा है, तो क्रूड ऑयल की सप्लाई थोड़ी लिमिटेड हो गई है, तो उसका रेट बढ़ने लगा है। तो आइडेंटिफाई द मोस्ट लाइकली इंपैक्ट ऑन बीओपी सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की बीओपी सिचुएशन पर क्या फर्क पड़ेगा उसका? भाई क्रूड ऑयल इंडिया में बनता नहीं है, मतलब मान लो पूरा सफिशिएंट लेवल का नहीं बनता, तो इंडिया को क्रूड ऑयल अब महंगाई हो गया सबके लिए, तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे फॉरेन करेंसी के तौर पर, है ना। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है, तो ऑप्शन देखेंगे क्या इंपैक्ट है। प्रोडक्शन ऑफ कार इन इंडिया विल राइज, या प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ साइकिल्स इन इंडिया विल राइज, या इनफ्लो ऑफ यूएस डॉलर इन इंडिया विल राइज, या आउटफ्लो ऑफ यूएस डॉलर फ्रॉम इंडिया विल राइज। भाई आउटफ्लो इंडिया से ज्यादा जाना शुरू हो जाएगा। ये कार खुर तो यूं फालतू में लिखे हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल खरीदने के लिए ज्यादा पे करना शुरू हो जाएगा। अगला, डैश इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लैंडिंग पर्पस। ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो लोगों से पैसा लेता है दूसरों को लैंड करने के लिए? खुद तुम्हारा डिपॉजिट लेगा दूसरों को उधार देने के लिए। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, आरबीआई ऐसा नहीं करता, एलआईसी ऐसा नहीं करता, कमर्शियल बैंक ही ऐसा करते हैं। पैसा लिया, आगे वही पैसा उधार पे दे दिया। आगे चलो जी, लाइन लिखी हुई स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तो लिखा है एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बाय इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे एक्सपोर्ट लिखा होता है। एक्सपोर्ट का मतलब सामान बेचना, बेचोगे तो पैसा मिलेगा, मिलेगा तो रिसिप्ट साइड पे, रिसिप्ट साइड होती है क्रेडिट साइड, बिल्कुल वहीं लिखा जाएगा। लाइन ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। अगर बाहर से इंडिया के अंदर पैसा आएगा तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा, इन्वेस्टमेंट के तौर पे आ रहा है तो क्रेडिट साइड में ही होगा। दोनों लाइनें बिल्कुल ठीक बैठती हैं और सी ऑप्शन यहां पर ठीक हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेट इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, किसी भी तरीके से नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट अपने आप में एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, नेट हो चाहे वो ग्रोस हो। फिर कैपिटल इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, कैपिटल स्टॉक कॉन्सेप्ट है। दोनों लाइनें गलत हो गई है, कहीं लिखा है दोनों लाइनें गलत, डी। आगे, इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4, मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 दी हुआ है, एंड द ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 30, ऑटोनोमस कंजम्पशन 30 दिया हुआ है। तो रेलेवेंट कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा? रेलेवेंट कंजम्पशन फंक्शन देखो, कंजम्पशन फंक्शन होता है सी इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। हमें यहां मल्टीप्लायर दिया हुआ है, हमें एमपीसी नहीं दिया हुआ है, तो एमपीसी का मल्टीप्लायर से रिलेशन होता है ना 1/1 माइनस एमपीसी। तो आप यहां से एमपीसी निकाल लो, मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 पुट करके तो 0.25 आएगा। तो यहां तो मैं 0.25 लिख दूंगा, स्मार्ट बच्चा कैलकुलेट कर लेगा वीडियो पॉज करके। सी बार लिखा हुआ है 30, तो 30 प्लस 0.25 वाई, ये कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन होगी। कहां लिखी है, किसकी इक्वेशन बनानी थी? कंजम्पशन फंक्शन की ना। तो 30 प्लस 0.25, 30 प्लस 0.25। अब देखो एमपीसी की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.25, बिल्कुल ठीक है। 30 हमारे पास ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, कोई नहीं रोक सकता। 30 तो यहां पर है तो 30 यहां रहेगा ही रहेगा। जहां माइनस लिखा है वो गलत, माइनस में होता ही नहीं, और बीच में भी कोई माइनस का निशान होता ही नहीं, प्लस के निशान होते हैं। 30 प्लस 0.25 आंसर हमारा। तो यहां पर कहीं लिखा नहीं है तो एक ऑप्शन मैं क्रिएट करता हूं, यहां पर प्लस होगा तब ये आंसर ठीक बैठेगा, ठीक है। 30 प्लस 0.25 है। अगला, मनी सप्लाई इन इंडिया में इंक्रीज इफ, 4 ऑप्शन है। मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज होगी? भैया किसी भी रेशियो को कम कर दो, सीआरआर, एसएलआर, एलआरआर, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट, तो मनी सप्लाई बढ़ जाती है। टेक्निक मैं आपको सिखा चुका हूं। तो मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज होगी? व्हेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंजेक्ट मोर मनी इन सर्कुलेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा मनी सर्कुलेट कर देगा तो होगी, बिल्कुल होगी। कमर्शियल बैंक एक्सपेंड देयर क्रेडिट ऑपरेशन, जब वो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा करेंगे मनी सप्लाई बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। टैक्स रेट आर रिड्यूस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर टैक्स रेट कम कर दिया जाए तो उससे मनी सप्लाई बढ़ेगी। देखो टैक्स रेट कम करते हैं ना तो लोग खर्चा ज्यादा करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनकी इनकम बढ़ जाती है, मतलब डिस्पोजेबल इनकम, इससे मनी सप्लाई बढ़ती नहीं है। लेकिन सीबीएसई आई बताऊंगा एक बार फिर
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज द बैंक रेट, अगर ये बैंक रेट इंक्रीज करेगा तो इसकी वजह से मनी सप्लाई कम होगी, उल्टा रिलेशन होता है। तो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट ठीक है। अब यहां पर कहीं 2 पॉइंट लिखे ही नहीं, ऐसे में गलत क्वेश्चन हो गया। सीबीएसई सैंपल पेपर के अंदर ये गलत क्वेश्चन है जो इस बार का दिया हुआ है। तो यार यहां पर 1 और 2 लाइन ठीक है, तीसरी वाली से एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ रही है, मनी सप्लाई नहीं बढ़ रही। अगर यहां पर एग्रीगेट डिमांड लिखा होता ना शुरू में तो मैं तीनों लाइनों को ठीक कर देता। तो अब यहां पर उसमें 1, 2 एंड 3 को ठीक किया होगा तो किया होगा। आप समझ गए ना कि गलती कहां पर थी। 1 और 2 ऑप्शन होता तो ज्यादा बेटर होता है, इसलिए यहां 3 मजबूरी में करना पड़ गया। आगे चलते हैं। सुपोज द फॉलोइंग डेटा इज प्रेजेंटेड फॉर इमेजिनरी इकोनॉमी, कोई इमेजिनरी इकोनॉमी है, डेटा दिया हुआ है, यहां पर ईयर दिए हुए हैं 2, ये विजिबल के एक्सपोर्ट्स दिए हुए हैं 280 और 580, और इनविजिबल के इंपोर्ट दिए हुए 240 और 460। इसको हटा दो यहां से, ये दिए हुए हैं। तो आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द पीरियड 2010 एंड 2020 इज करेक्ट। कौन सी लाइन ठीक है 2010 और 2020? ये 2010 है, 2020 है, कौन सी लाइन ठीक है? मैं एक काम करता हूं, लाइन ठीक होने से पहले यहां पर जो इंफॉर्मेशन है ना, विजिबल का एक्सपोर्ट और विजिबल का इंपोर्ट, इन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं बीओटी। एक बार बीओटी निकाल देता हूं। ये 280 माइनस 240 80, और सिर्फ बीओटी निकाल रहा हूं, यहां पर सिर्फ 40 होता है। 280 माइनस 240, 580 में से 460 चले गए तो 120 होता है। यानी बीओटी में सरप्लस आ रहा है दोनों जगह, और ये सरप्लस इंप्रूव हो रहा है। तो क्या लिख रहा है? इंप्रूवमेंट इन द बीओटी। बिल्कुल ठीक है, यही लाइन ठीक बन रही है, आगे कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है, डिक्रीज विक्रीज कुछ नहीं हो रहा, बीओटी इंप्रूव हो रहा है, सरप्लस इंप्रूव हो रहा है इसके अंदर, ये लाइन बनती है। समझे? चलो जी आगे चले जाओ। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आया है, क्या पढ़ रहे हैं? एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट प्लान्ड इन्वेस्टमेंट वेयर एज एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट एक्चुअल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई देखो, एक्सपोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल और एक्सेंटे का मतलब होता है प्लान्ड, तो दोनों लाइनें गलत है, पहली असर्शन ही गलत हो गई। जब असर्शन गलत होगी ना, आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, देख लो ऑप्शन में पता लग जाएगा असर्शन गलत कहां है, ये रही, और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। जब तुम्हें पहली लाइन ही गलत दिख गई तो डी ऑप्शन पे पहुंच जाओ सीधा, आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। समझे? तो ये हो गया डी करेक्ट। ये तो तरीका बता दिया मैंने, फिर भी अपना वेरीफाई कर लेते हैं। एट इक्विलिब्रियम लेवल एक्सेंटे सेविंग एंड एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, बिल्कुल सही है, सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होते हैं, एक्सेंटे वाले ही होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, फिर 100वें नंबर का क्वेश्चन। सेविंग कर्व मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। बिल्कुल सही बात, सेविंग कर्व नेगेटिव इंटरसेप्ट बनाता है इस वर्टिकल यानी वाई एक्सिस पे, सही बात है, ट्रू है। सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेविंग फंक्शन का मतलब सेविंग और इनकम के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप, ये भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है, दोनों लाइनें ठीक है। अब आप फंस गए हो कि ए आंसर ठीक होगा या बी आंसर ठीक होगा, ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो भैया मैंने आपको वादा किया 100 एमसीक्यू कराए, एक आपके लिए छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, एक 90 नंबर का क्वेश्चन भी है, एक ये वाला भी है। ये 2 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, जो बच्चा इसका मतलब रिप्लाई करेगा मैं उसका खुद रिप्लाई करूंगा, और जो भी आपके दिक्कत डाउट परेशानी है अगली वीडियो में आपको सॉल्व मिल जाएंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहे तो। यार आज की क्लास के लिए और बोर्ड की तैयारी के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।